हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, क्वीन ऑफ कोल्ड हार्टेड डेविल, पार्ट 5, चैप्टर 71। यह है मेरी फ्यूचर वाइफ, स्काई आइलैंड। डे से ही आर्या ने पीछे देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की उनकी तरफ ही आ रही थी, लेकिन तभी बीच में ही आशुतोष ने उस लड़की को रोक लिया था। स्वाति भी उस लड़की को ही देख रही थी जिसने काफी छोटा सा ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। आशुतोष ने एक नज़र स्वाति को देखा और उस लड़की के पास जाते हुए प्यार से बोला, जेनी तुम कब आए? आशुतोष की बात पे जेनी मुस्कुरा के बोली, ओह माय बेबी, कितने बदल गए हो तुम, यू लुक सो हॉट। आशुतोष लड़की के गले लगते हुए बोला, ये हॉटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए है जेनी, यू नो तुम यहाँ नहीं थी, मैं कितना परेशान हो गया था, तुम ठीक हो ना? आशुतोष जेनी का बाल ठीक करते हुए बोला तो जेनी के चेहरे पे एक दर्द भरी मुस्कान आ गई जिसको उसने काफी अच्छे से छिपा को लिया था। आशुतोष जेनी को ऐसे पैम्पर कर रहा था जैसे पता नहीं वो कितनी अनमोल चीज हो, लेकिन स्वाति की आंखें तो सिर्फ जेनी पे थी। उसके कांधे पे रखे आशुतोष के हाथ पे थी। स्वाति जल्दी से जेनी के पास जाके खड़ी हो गई थी। जेनी हैरानी से बोली, वाओ कितनी प्यारी है, ये कौन है? ये आशुतोष। जेनी की बात पे स्वाति जल्दी से आशुतोष का हाथ उसके कंधे से हटाते हुए बोली, मैं आशुतोष की फ्यूचर वाइफ हूँ, आशुतोष मुझसे बहुत प्यार करता है। स्वाति की बात पे आशुतोष उसका हाथ झटकते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और फ्यूचर वाइफ से मिलना था ना तुम्हें? लुक ये है जेनी। जेनी आशुतोष वॉनट, जल्दी ही हमारी शादी है, मैंने कहा था ना, मैंने मेरी वाइफ जो भी होगी वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन होगी। और जेनी इनसे मिलो, ये स्वाति है, कुछ दिन पहले हमारे आइलैंड पे आई थी, हमारी गेस्ट है, ये तुम्हें भी इसका अच्छे से ख्याल रखना है। जेनी आशुतोष के हाथ को पकड़ते हुए बोली, ऑफ कोर्स आशुतोष, तुम और मैं एक ही तो हैं, तो तुम जिसकी इतनी केयर करते हो मैं भी उसकी इतनी ही केयर करूंगी, कोई टेंशन मत लो तुम। जेनी की बात पे आशुतोष ने एक नज़र स्वाति को देखा और मुस्कुरा के बोला, गो। आशुतोष वापस मेंशन में चला गया था और जेनी स्वाति को देख रही थी, लेकिन स्वाति की नज़र सिर्फ आशुतोष पे थी। जेनी स्वाति के सामने आते हुए बोली, माय हस्बैंड, आई मीन फ्यूचर हस्बैंड। इतना कह के जेनी भी आशुतोष के पीछे चली गई थी। आर्या जो कब से सब बातें सुन रही थी स्वाति के पास आते हुए बोली, स्वाति मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करी हैं, लेकिन मुझे कभी किसी गलती का इतना पछतावा नहीं हुआ जितना मुझे आज हो रहा है। स्वाति आर्या को देखते हुए बोली, आर्या मुझे पता है आशुतोष झूठ बोल रहा है, वो मुझसे प्यार करता है, सच में बहुत प्यार करता है, तुम जानती हो ना? फिर तुम भी झूठ बोल रही हो ना, क्यों कर रही हो आर्या तुम ऐसा? स्वाति की बात पे आर्या धीरे से बोली, चलो अच्छा हमें चलना चाहिए, काफी रात हो गई, ठंड भी बढ़ गई है। आर्या की बात पे स्वाति उसका हाथ झटकते हुए बोली, नहीं जाना मुझे, तुम जाओ, तुम भी बुरी हो, तुम मुझे बार बार क्यों जाने को बोल रही हो? वो बुरी लड़की वहां आ गई इसलिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो ना? पर मैं नहीं जाऊंगी, स्वाति रोते हुए बोली। स्वाति ने आर्या को देखा और रोते हुए बोली, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आर्या जानती थी स्वाति उसकी एक नहीं सुनेगी, इसलिए आर्या ने गहरी सांस लेके स्वाति को देखा और मेंशन के अंदर चली गई थी। वहीं स्वाति जमीन पे बैठ गई थी, उसकी नाक लाल हो गई थी। स्वाति की आंखों में सिर्फ आशुतोष का चेहरा घूम रहा था। उसका आशुतोष आज किसी और के साथ था। उसने आशुतोष के साथ आज तक कोई लड़की नहीं देखी थी, लेकिन आज पहली बार था जब आशुतोष स्वाति के अलावा किसी के इतना करीब गया था। स्वाति कुछ देर ऐसे ही बैठी आशुतोष के बारे में सोचती रही और फिर उसकी आंख लग गई। स्वाति ठंड में सिकुड़ के सो रही थी, स्वाति के सर साइड में पड़ी चेयर पे रखा था। डे से ही स्वाति गहरी नींद में गई, तभी कोई उसके पास आया, ये और कोई नहीं आशुतोष ही था। आशुतोष ने अपना कोट निकल के स्वाति को पहनाया और उसको पकड़ के अपनी करीब खींच लिया। स्वाति आशुतोष के सीने से चिपक गई थी। स्वाति ने अपनी हल्की सी आंखें खोल के आशुतोष को देखा और धीरे से बोली, तुम आ गए आशुतोष, मुझे पता था तुम आओगे, मैं जानती थी, देखो तुम आ गए। स्वाति की बात पे आशुतोष उसके सर को चूमते हुए प्यार से बोला, क्यों किया तुमने ऐसा लिटिल स्टॉकर, क्यों? तुम्हें दर्द देके मुझे तुमसे ज्यादा दर्द होता है, तुमने मुझे क्यों इस जगह लाके खड़ा कर दिया जिसके बिना मैंने रहना भी नहीं सोचा था, उसके बिना मुझे रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता, तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता मैं, क्यों तुमने मुझे इस जगह लाके खड़ा कर दिया? आशुतोष गहरी सांस लेकर स्वाति के होंठों को हल्का सा चूमा और उसको गोद में उठा लिया।
आशुतोष स्वाति को लेके अंदर आ गया था। आशुतोष अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहा था जब जेनी उसके सामने आ गई। अभी तक जो आशुतोष जेनी के सामने इतना अच्छा बन रहा था, अब उसके चेहरे पे सिर्फ नफरत नजर आ रही थी। जेनी डरते हुए बोली आशुतोष। लेकिन आशुतोष उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कॉल मी प्रेसिडेंट, ये अपना नाम लेने का हक मैं किसी को नहीं देता। आशुतोष की बात पे जेनी धीरे से बोली, लेकिन ये लड़की तुम्हें आशुतोष ही बुला रही थी। ये लड़की नहीं, स्वाति नाम है उसका और वो मुझे जो चाहे बुला सकती है। जेनी धीरे से बोली, तुम कब से इतना बदल गए आशुतोष? और तुम बाहर तो बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे, और अब खैर जाने दो, शायद आशुतोष वार्न सच में काफी बदल गया। ये बताओ तुम उसको लेके कहाँ जा रहे हो? जेनी ने स्वाति को देखा जो आशुतोष के सीने से ऐसे चिपकी थी जैसे दुनिया की सबसे महफूज जगह इस वक्त यही हो। जेनी के अंदर जलन का एहसास हुआ था। जिस आशुतोष ने कभी किसी को अपने करीब आने भी नहीं दिया, आज वो उस लड़की को चिपकाए खड़ा था। कितना अलग था ना ये। अगर मीडिया ये सब देखती तो कल सुबह न्यू इंग्लैंड पेपर की हेडलाइन ये न्यूज होती। वहीं जेनी स्वाति के चेहरे को देखते हुए बोली, इसके चेहरे पे कुछ लगा है। लेकिन तभी आशुतोष बीच में आते हुए बोला, तुम्हें उसको छूने की जरूरत नहीं है, मैं हूं उसके लिए, जाओ तुम गेस्ट रूम में जाओ। आशुतोष की बात जेनी को बुरी तरह चुभी थी। जेनी जल्दी से बोली, और ये लड़की ये कहाँ जाएगी? आशुतोष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? वो कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी? मेरे रूम में जाएगी वो। और दूसरी बात, इसका नाम स्वाति है, इसलिए तमीज से नाम लो उसका। आशुतोष ने इतना कह के स्वाति को देख के उसको लेके रूम में चला गया। जेनी अफसोस भरी नजरों से सिर्फ उसको जाते हुए देख रही थी। जेनी आशुतोष की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके साथ ही पढ़ती थी, लेकिन आशुतोष हमेशा से जेनी से दूर ही रहता था। लेकिन कॉलेज टाइम में जेनी आशुतोष को सेक्रेटली पसंद करने लगी थी, लेकिन आशुतोष का जवाब सिर्फ ना था। और आज तक भी आशुतोष जेनी को पसंद नहीं करता था और जेनी आशुतोष की एक नज़र को तरसती थी। लेकिन वो तो इस लड़की का शुक्र अदा कर रही थी जिसकी वजह से आशुतोष उसके करीब तो आया था। लेकिन अब आशुतोष का प्यार उस लड़की के लिए देख के जेनी के अंदर और ज्यादा आग जलने लगी थी। आशुतोष का कमरा। स्वाति आशुतोष के सीने से लगी लेटी थी। आशुतोष ने स्वाति के कपड़े बदल दिए थे और अब आशुतोष स्वाति के बालों को सहला रहा था। आशुतोष की आंखें सिर्फ स्वाति के ऊपर थी। आशुतोष स्वाति के कान को धीरे से चूमते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, क्यों किया तुमने ये? आशुतोष जब जब स्वाति को देखता उसको स्वाति की बातें याद आ जाती थी और उसके अंदर फिर से इतना ही गुस्सा बढ़ जाता था। आशुतोष ने फिर से गहरी सांस ली और स्वाति को खुद से चिपका के आंखें बंद कर ली। आर्यन का कमरा। आर्या अभी तक सोई नहीं थी, उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जब काफी देर भी आर्या को नींद नहीं आई, वो उठकर बैठ गई थी। आर्या को उठता देख आर्यन, जो कि अपना काम कर रहा था, जल्दी से आर्या के पास आ गया था। आर्यन उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, पानी चाहिए या कुछ और चाहिए? खाना क्या खाया तुमने? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से बोली, अगर नहीं खाया होगा तो क्या करोगे? खिलाओगे मुझे? खैर जाने दो, तुम्हें मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी? हाँ, कब से करने लगे तुम मेरी इतनी परवाह? वही हो तुम जो थे, जो मेरा यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं करता था। आर्या की बात पे आर्यन पानी का ग्लास उसके सामने करते हुए बोला, तुम अभी भी मेरे लिए वैसी ही हो, लेकिन मैं पहले भी तुम्हें समझ चुका हूँ। मेरा बच्चा तुम्हारे पास है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। उसके लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है, इसलिए जो पूछ रहा हूँ चुपचाप बताओ, खाया तुमने कुछ? आर्यन की बात पे आर्या फिर से करवट लेके लेट गई थी। आर्यन ने एक नज़र आर्या को देखा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब आर्यन आया, उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। आर्यन आर्या को उठाते हुए गुस्से से बोला, उठो, चुपचाप खाना खाओ, चलो। आर्यन की बात पे आर्या उठते हुए बोली, नहीं खाना, मुझे सुनाई नहीं देता तुम्हें? आर्यन ने आर्या का हाथ पकड़ के झटके से उठाया और उसके मुंह में स्पून देते हुए बोला, मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो, समझी? तुम अपने पागलपन में मेरे बच्चे को भी भूखा मारोगी। आर्यन की बात पे आर्या ने गुस्से से प्लेट आर्यन से छीनी और खुद ही खाना खाने लगी थी। आर्यन ने मुस्कुरा के उसको देखा और फिर से अपना काम करने लगा। अगली सुबह स्वाति सुकून की नींद सोई थी जब अचानक ही उसको आशुतोष किसी लड़की के साथ दिखा। स्वाति चिल्ला के उठ बैठी थी। स्वाति ने अपने आसपास देखा तो वो आशुतोष के रूम में थी। इसका मतलब जो उसने देखा वो सब सपना था। स्वाति खुश होकर बोली, मतलब मेरा आशुतोष सिर्फ मेरा है ना? कितना बुरा सपना देखा मैंने, कितना बुरा सपना, आशुतोष को बताती हूँ। स्वाति जल्दी से उठते गए बोली और रूम से बाहर आ गई।
लेकिन उसको आज कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। स्वाति डाइनिंग एरिया में आ गई थी। तारा उसके लिए डिनर लगाते हुए धीरे से बोली, कैसी तबीयत है अब? स्वाति तारा की बात इग्नोर करते हुए बोली, आशुतोष कहाँ है? तारा धीरे से बोली, कोई आया हुआ है, सब उनके पास है। प्रेसिडेंट ने कहा है काफी स्पेशल गेस्ट है वो लोग और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जा रहा। आर्या मैम भी वहीं है और आर्यन सर, रघव सर, रूहेल सर भी वहीं है और तुम्हें पता है वो लोग किसी जरूरी काम से आए हैं। तारा की बात के स्वाति उठते हुए बोली, मैं भी देख के आऊं कौन है। और तुम्हें पता है तारा, कल मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, मुझे वो भी आशुतोष को बताना है। स्वाति तारा को देख के भाग के मेन हॉल की तरफ चली गई थी। चैप्टर 72 कियारा मिली अपने परिवार से। स्काई आइलैंड। स्वाति भाग के मेन हॉल से थोड़ा पीछे खड़ी हो गई थी। उसको 3 लोग नजर आ रहे थे, जिसमें से एक बड़ा हैंडसम सा लड़का था और 2 औरतें थी, जिनमें एक स्वाति की ही उम्र की लड़की थी। स्वाति को दोनों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए स्वाति समझ नहीं पा रही थी आखिर दोनों कौन है, लेकिन उसके कानों में आशुतोष की आवाज बखूबी पड़ रही थी। आशुतोष गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे आइलैंड में घुसने की? आशुतोष की बात पे लड़का धीरे से बोला, देखिए सर, हमारा कोई इरादा नहीं था यहाँ घुसने का, ना हम कोई चोर हैं ना ही आपको नुकसान करने आए हैं, हमें बस हमारी प्रिंसेस चाहिए जो कि आपसे पास है। स्वाति सिंघानिया परिवार की इकलौती की बेटी, गलती से वो आपके आइलैंड पे आ गई है और हम उसको कब से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें हमारी अमानत वापस कर दीजिए। लड़के की बात पे आशुतोष की मुट्ठी कस गई थी, क्योंकि उस लड़के ने स्वाति को अपना बताया था और स्वाति सिर्फ उसकी थी, कोई कैसे उसकी स्वाति को अपना बता सकता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में कल रात की बातें गूंजने लगी थी। कैसे स्वाति ने उसको प्रपोज करा था, स्वाति के साथ रहना उसके दूर जाने से ज्यादा बुरा है। इसलिए आशुतोष ने गहरी सांस लेकर उस लड़के को देखा और धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, यहाँ आओ, छुप के बातें सुनना अच्छा नहीं होता। आशुतोष की आवाज पे स्वाति के कदम वहीं जम गए थे। उसको कैसे पता था वो यहाँ खड़ी है? स्वाति धीरे धीरे आशुतोष के सामने आ गई थी। जब उसकी नजर सामने रिया पे पड़ी, रिया की आंखें भी अचानक बह गई थी। स्वाति उछलते हुए रिया के गले लग गई थी। मापी, आप यहाँ कैसे? में कोई सपना तो नहीं देख रही? रियली आप मेरी मापी हो? स्वाति रिया को देखते हुए बोली। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। रिया से बोला भी नहीं जा रहा था, वो बस रो रही थी। कुछ यही हाल अनाया का भी था। उसकी बहन, उसकी स्वाति, जिसको उसने कहाँ नहीं देखा, आज वो उसके सामने थी, बिल्कुल उसके मामा और मामी की तरह। उनकी बेटी सिंघानिया परिवार की क्वीन स्वाति सिंघानिया। अनाया की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वहीं राघव की नज़र सिर्फ अनाया पे थी और अनय स्वाति को देख रहा था। ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले उसकी दी साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी और आज छोटे से नाइट सूट में भी वो इतनी ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अनय की नज़र स्वाति पे देख के आशुतोष का दिल अंदर से जल रहा था। उसका गुस्सा बुरी तरह दहक रहा था। आर्यन आशुतोष का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से बोला, कोई तमाशा मत करना, इनको तुमने यहाँ बुलाया है और ये सब स्वाति के अपने हैं। बेहतर होगा जब तुमने उसको इतना दुख दिया है तो उसको भूल जाओ, समझे? आशुतोष ने घूर के आर्यन को देखा और अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए बोला, ये मेल मिलाप अपने घर जाके करना, मिल गई ना आपको अपनी सो कॉल्ड प्रिंसेस? नाउ गेट लॉस्ट, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आशुतोष की बात पे स्वाति धीरे से बोली, पर आशुतोष तुम मेरा सपना तो सुनो, मैंने क्या देखा? आशुतोष स्वाति का हाथ झटकते हुए बोला, तुमने सुना मैंने क्या कहा? गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से। स्वाति धीरे से बोली, आशुतोष तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरी मापी आई हैं, वो मुझसे मिलने आई हैं, मैं उनके साथ थोड़ी जाऊंगी। आशुतोष भाई देखो ना, ये कैसी बातें कर रहा है, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति रोते हुए बोली। तो आशुतोष गुस्से से बोला, तुम लोग अभी तक खड़े हो, लेके जाओ इसको यहाँ से। आशुतोष की बात पे रिया धीरे से बोली, कैसा पत्थर दिल है ये, मेरी स्वाति इसके साथ रहती आई है। अनाया धीरे से बोली, आशुतोष वोनम मेरा इकलौता प्यार, लेकिन आज ये स्वाति के साथ ठीक नहीं कर रहा। ठीक है, हम मानते हैं इसने स्वाति को यहाँ रखा है, लेकिन ऐसे कौन बिहेव करता है? वहीं आशुतोष राघव को देखते हुए बोला, जो मैंने बोला वो करो जल्दी। राघव ने हाँ में गर्दन हिलाए और स्वाति का हाथ पकड़ते हुए बोला, स्वाति तुम कहीं नहीं जाओगी, ये लो पानी पियो पहले। स्वाति गुस्से से बोली, नहीं मुझे नहीं पीना। आशुतोष मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा?
आशुतोष, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, अब तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे? स्वाति चीखी तो राघव उसको संभालते हुए बोला, अच्छा पानी तो पियो पहले। राघव की जबरदस्ती पे स्वाति ने उसके हाथ से पानी लेके पी लिया था और पानी पीने के कुछ सेकंड बाद स्वाति नीचे गिर गई थी, लेकिन उसको आशुतोष ने अपनी बाहों में थाम लिया था। अनाया जल्दी से चीखी, ये क्या किया तुमने, क्या पिलाया है मेरी बहन को? अनाया गुस्से से बोली तो अनय भी स्वाति को आशुतोष की बाहों में चिढ़ते हुए देख रहा था। आशुतोष ने स्वाति के आंसू को अपने उंगली से साफ करा, उसका गुस्से से भरा चेहरा फिर से नर्म पड़ गया था। आशुतोष धीरे से बोला, ये तुम्हारी ना तो कभी थी ना कभी होगी, ये सिर्फ आशुतोष वॉनकी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम अपनी अमानत नहीं मेरी अमानत लेने आए हो, जिसका तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखना है। अगर इसको एक खरोच भी आई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, समझे? आशुतोष गुस्से से बोला तो सब हैरान रह गए थे। अनाया भी हैरानी से आशुतोष को देख रही थी। आखिर ये इंसान था क्या? उसको समझ नहीं आ रहा था क्या वो स्वाति से प्यार करता था। अनय धीरे से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं सर? आई मीन स्वाति आपसे दूर हो गई तो अब आपको उससे क्या मतलब? वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे। अनय की बात पे आशुतोष ने अपनी नीली आंखें उठा के उसको देखा और गुस्से से बोला, जितना बोला जाए उतना करो, तुमसे एडवाइस नहीं मांगी मैंने। आशुतोष की आवाज में अलग सी नफरत थी, जैसे अनय का यहाँ होना भी उसके अंदर आग जला रहा हो। आशुतोष ने स्वाति को अपनी गोद में उठाया और उसको शिप की तरफ लेके बढ़ गया। थोड़ी देर में सब लोग शिप पे खड़े थे और स्वाति सुकून से सोई थी। आशुतोष ने एक नज़र स्वाति को देखा और धीरे से बोला, जाओ। आशुतोष की बात पे सबने सर हिलाया और वॉलेट डेविल के मेंबर शिप से नीचे उतर गए। राघव और रूहेल ने बारी बारी स्वाति को देखा, उनकी हिम्मत नहीं थी स्वाति के पास जाने की, जिसको उन्होंने अपनी बहन माना था, जिसके साथ जीना सीखा था, जिसकी वजह से घर में हर वक्त खुशियां रहती थी। आज वो जा रही थी, उनकी बहन उनकी स्वाति जा रही थी। तीनों की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने स्वाति का सारा सामान शिप में रखवा दिया था और सबसे इम्पोर्टेंट स्वाति का लेपर्ड। अनाया धीरे से बोली, सच में मेरी आशुतोष वॉर्नर, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी बहन को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अनाया धीरे से बोली। सब शिप से नीचे उतर गए थे और कोई भी स्वाति के पास नहीं आया था, क्योंकि सब जानते थे अगर वो स्वाति के पास गए तो उनसे अपने आंसू कंट्रोल नहीं होंगे। आर्यन अपने आंसू छिपा के कमरे में चला गया था, रूहेल भी अपने कमरे में चला गया था और आशुतोष वहीं खड़ा था। उसके दिमाग में कुछ दिन पहले की यादें चल रही थी, जब स्वाति पहली बार उससे मिली थी, उसकी वो व्हाइट सी ड्रेस जो हल्की खराब हो गई थी। आशुतोष ने फिर से उस शिप को देखा जो उससे दूर जा रहा था। आशुतोष उस शिप को देख के गहरी सांस ली और थके कदमों से अंदर आ गया। उसके दिमाग कुछ दिन पहले की यादें घूमने लगी थी। कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठोर टीके ना पाऊं। कैसे उसने पहली बार स्वाति को छुआ था, उसके और स्वाति के लब टकराए थे, कैसे स्वाति और वो करीब आए थे, उन दोनों के जिस्म उलझे थे। कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठोर टीके ना पाऊं। कैसे उसने स्वाति को अच्छे बुरे की समझ कराई थी, कैसे उसने स्वाति को बच्चे की तरह सब सिखाया समझाया। बन लिया अपना पैगंबर, तार लिया तू सात समंदर, फिर भी सुखा मन के अंदर क्यों रह गया रे। उसने जब पहली बार स्वाति को कमरे में बंद करा था, फिर उसको प्यार से मनाया था। कबीरा मान जा रे, फकीर मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया। रे कबीरा मान जा, रे फकीर मान जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हजया। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसका घर, हर चीज स्वाति को पुकार रही थी। आशुतोष मेन हॉल में आ गया था, लेकिन उसको बार बार ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति भाग के उसके पास आ जाएगी। आशुतोष की आंखें आज पहली बार हल्की नम हुई थी। टूटी चारपाई वही, ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, ढूंढो की मलाई वही, मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। आशुतोष ने ग्लास में शराब निकाली और सिगरेट मुंह से लगा ली। उसके दिल की आग आज इस सिगरेट से बहुत ज्यादा थी। कैसी तेरी खुदगर्जी, लाभ नमक राम नाम मिश्री, कैसी तेरी खुदगर्जी, तुझे प्रीत पुरानी बिसरी, मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया। आशुतोष ने अपना सर पीछे टिका लिया और स्वाति के ख्यालों में खो गया। रे कबीरा मान जा रे, फकीर मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया। रे कबीरा मान जा रे, फकीर मान जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हजया।
आशुतोष अभी अपनी आंखें बंद करे बैठा था जब उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसके बराबर में है। आशुतोष ने जल्दी से अपनी आंखें खोल के देखा तो उसको लगा था उसकी स्वाति वापस आ गई, लेकिन जेनी उसको बड़ी ही शिद्दत से देख रही थी। जेनी आशुतोष के सीने पे उंगलियां चलाते हुए बोली, आशुतोष भूल जाओ उसको, तुमने उसको खुद से दूर किया है ना, तो क्यों ये सब याद रखना। हम नई जिंदगी शुरू करें जहां तुम्हारे दुश्मनों को पता ही ना हो तुम्हारे सबसे खास कौन है, फिर तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं। जेनी की बात पे आशुतोष उसकी उंगली पकड़ते हुए बोला, अगर आज यहाँ तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसकी उंगली के साथ साथ उसका जिस्म भी काट देता, लेकिन खुद को स्पेशल बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये लास्ट वार्निंग है जो कि मैंने तुम्हें दी है। इसके बाद अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश करी तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, समझी तुम। आशुतोष ने इतना कह एक ग्लास जमीन पे फेंका, अपने कमरे में चला गया। लंदन। रंजना जी के चेहरे पे आज बहुत बड़ी वाली मुस्कान खिल रही थी जो कि सबको नजर आ रही थी। मीरा भी बहुत खुश थी। रंजना जी सर्वेंट्स को समझाते हुए बोली, पूरा सिंघानिया मेंशन ऐसे सजा दो जैसे आसमान के सारे सितारे आज हमारे आंगन में आए हैं। अरे हमारी क्वीन का वेलकम इतन सिंपल थोड़ी कराना है, हमें 21 साल बाद हमारी पोती वापस आ रही है। लंदन की हर एक गली को सजा दो और चारों तरफ सिर्फ फूल और लाइट नजर आनी चाहिए। सिंघानिया मेंशन के कोने कोने को महका दो, समझे सब। रंजना जी अपने आंसू साफ करते हुए मीरा को देख के बोली, बस जल्दी से अपनी स्वाति को गले लगाना है मुझे आज, मुझे सच में बहुत खुशी है मीरा, मेरे बच्चों की आखिरी निशानी मेरे पास आ रही है। रंजना जी खुश होके बोली। तभी मीरा भी धीरे से बोली, बिल्कुल माँ, बस अब जल्दी से हमारी स्वाति हमारे पास आ जाए। मीरा की रंजना जी ने गर्दन हिलाई, तभी पीछे से किसी की आवाज गूंजी। चैप्टर 73 एरन के ख्यालों में कियारा। स्काई आइलैंड। आशुतोष अपने कमरे में बैठा था, उसके हाथ में सिगरेट की थी जो कि आधी बूझ चुकी थी। आशुतोष की आंखें बिल्कुल लाल थी, उसको बार बार सिर्फ स्वाति नजर आ रही थी, कभी उसके बेड पे सोती हुई, कभी उससे बात करती हुई, कभी बालकनी में, कभी सोफे पे। आशुतोष के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्वाति थी। आशुतोष ने ग्लास उठा के सामने दे मारा था। आशुतोष गुस्से से चीखा, क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे, क्यों परेशान कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, मुझसे दूर चली जाओ। आशुतोष ने सामने देखा तो स्वाति मुस्कुरा के उसकी गोद में बैठ गई थी। स्वाति आशुतोष के होठों को छूते हुए बोली तो आशुतोष ने जल्दी से उसकी कमर पकड़ के जैसे ही उसके होठों को वापस छूना चाहा, अचानक ही स्वाति गायब हो गई थी। आशुतोष ने फिर से अपना सर पीछे जैसे लगा लिया था। स्वाति के बिना वो कैसे रहेगा, अभी तो उसको गए हुए कुछ देर भी नहीं हुए और अभी से स्वाति के बगैर रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसा आज तक नहीं हुआ था, आशुतोष किसी के बगैर नहीं रह पाया हो, लेकिन आज स्वाति के बगैर रहना उसके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन हो रहा था। उसको अपने कमरे में हर जगह स्वाति नजर आ रही थी। आशुतोष ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। शिप। रिया लगातार स्वाति के सर पे हाथ फेर रही थी। अनाया स्वाति के हाथ को पकड़ के उसको चूमते हुए बोली, मेरी बहन मासी, आपको पता है जब से मुझे पता चला था मेरी एक प्यारी सी बहन है जो कि मेरे मामा की बेटी है, तब से मेरे दिल में उसको देखने के लिए अलग सी एक्साइटमेंट आ गई थी। लेकिन फिर मुझे नानी ने बताया मामा की बेटी भी उनके साथ एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन फिर अब पता चला उनकी बेटी जिंदा है जिसको उस सीमा सिंघानिया ने कैद किया है। और तब से मेरे दिल में आ गई थी मैं अपनी बहन को कैसे भी लेके आऊंगी और मैं आशुतोष वॉर्नर का शुक्रिया अदा करूं या करूं, उसने स्वाति का ध्यान रखा, वरना मेरी मासूम बहन पता नहीं किनके हाथों में जाती। रिया स्वाति के चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है अनाया, जब मैंने स्वाति को भेजा था तब स्वाति ऐसी नहीं थी, तब मेरी स्वाति को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, बहुत मासूम एकदम छोटी सी बच्ची, और इसका चेहरा आज जो इतना खिला हुआ है तब इसका मासूम सा चेहरा बहुत कमजोर था। मेरी बच्ची बहुत कमजोर थी, लेकिन अब इसको देख के लग रहा है जैसे सच में मेरी बच्ची यहाँ बहुत खुश थी। रिया की बात पे अनय जो स्वाति के मासूम चेहरे में खोया था धीरे से बोला, लेकिन आशुतोष वॉर्नर को हमारे साथ इतने लोग भेजने की क्या जरूरत थी, मेरा मतलब है हम लोग स्वाति को सही सलामत लेके जा रहे थे ना। अनाया ने अपने पीछे देखा जहां 4 शिप और 4 बोट उनके शिप के पीछे थी। अनाया मुस्कुरा के बोली, अनय इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं, वो स्वाति की सेफ्टी के लिए है और तुम्हें क्या दिक्कत है इससे, और वैसे भी हमें आशुतोष के लिए कुछ करना चाहिए और वो जो अभी भी हमारे लिए कर रहा है इतना स्पेशल ट्रीटमेंट, वो भी गौर लोगों को, वरना तुमने सुना है अगर उसके आइलैंड में कोई जाए तो वो उसके टुकड़े करके भेजता है।
और हम भी छुपके ही घुसे थे उसके आइलैंड पे, लेकिन उसने हमारी बात सुनी और सबसे बड़ी बात स्वाति को हमारे साथ भेजा है। अनाया की बात पे अनय चिढ़ते हुए बोला, यार अनाया प्लीज देखो, तुम उसको पसंद कर रही हो इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादातर बातें सही लग रही हैं, और हो सकता है ऐसा हो वो पहले से हमें जानता हो, पहले से स्वाति को जानता हो, वरना जब वो किसी को भी नहीं छोड़ता तो हम कौन थे। अनय की बात पे अनाया गुस्से से बोली, बस करो अनय, वजह जो भी रही हो, लेकिन तुम जानते हो उसने हमारी काफी हेल्प की है, और मैं तो नानी से कहूंगी उसने हमारी क्वीन को इतने दिन सेफ रखा, उसके लिए कोई स्पेशल प्रेजेंट भेजे। अनाया इतना कह के स्वाति को देखा, अनय ने भी एक नज़र स्वाति को देखा और बाहर आ गया। उसके दिल में अब आशुतोष के लिए अजीब सी जलन होने लगी थी। जैसी बातें आशुतोष ने कही थी उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कोई भी लड़का किसी के बारे में ऐसी बातें बिना किसी रिश्ते के नहीं कह सकता। उसको डर था आशुतोष और स्वाति का रिश्ता कुछ और ना हो। वहीं आशुतोष के शिप पे जो गार्ड थे उनकी नज़र सिर्फ अनय पे थी। अभी वो अनय को देख ही रहे थे जब उनका फोन फिर से बजा। एक गार्ड जल्दी से फोन उठाते हुए धीरे से बोला, येस प्रेसिडेंट। आशुतोष गहरी सांस लेकर बोला, होश आया उसको? आशुतोष की बात पे गार्ड जल्दी से बोला, नहीं प्रेसिडेंट अभी तक नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमारी नज़र बराबर उस पे बनी हुई है। अभी वो मेम के पास नहीं है, बाहर है, लेकिन अभी वो अंदर से आया है। गार्ड जल्दी से बोला तो आशुतोष ने बस हाँ कह के फोन काट दिया था। स्काई आइलैंड। आशुतोष ने अब तक ना जाने कितनी बार गार्ड को कॉल कर लिया था। आर्यन जो कि उसके बराबर में ही बैठा था आशुतोष को देखते हुए धीरे से बोला, आशुतोष जब तू उसके बिना नहीं रह पाएगा क्यों उसको खुद से दूर करा है तूने? और वो गार्ड सिर्फ तब तक उसके साथ है जब तक वो लंदन नहीं पहुंच जाती, लेकिन उसके बाद किससे पूछेगा तू? वो लड़की तुझे दिलो जान से प्यार करने लगी थी आशुतोष, सच्चा प्यार, उसके प्यार में उसके जैसी मासूमियत थी। उसको ये मतलब नहीं था आशुतोष वॉर्नर कौन है, उसको ये मतलब नहीं दिया था आशुतोष वॉर्नर के पास कितना पैसा है, उसको ये मतलब नहीं था आशुतोष वॉर्नर से ये दुनिया डरती है। उसको मतलब था तो आशुतोष से जो उसकी केयर करता था, जो उसको अच्छा बुरा बताता था, लेकिन तूने उस लड़की को खुद से दूर कर दिया। तू उसके बिना नहीं रह पाएगा आशुतोष, मेरी मान और उसको वापस बुला लो, अपने लिए ना सही उसके लिए। उसने सिर्फ तुझे अपना माना है। वो लड़की खुश रहना सीख गई थी, उसकी खुशी मत छीन आशुतोष प्लीज। आर्यन की बात पे आशुतोष उठते हुए धीरे से बोला, आशुतोष वॉर्नर अपने फैसले कभी नहीं बदल सकता और ना कभी बदलेगा, बेहतर होगा इस बारे में अब यहाँ कोई बात नहीं हो, और वो लड़की अभी भी मेरी जिम्मेदारी है। जब वो मेरे आइलैंड से दूर चली जाएगी तब मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूंगा। इतना कह के आशुतोष चला गया था, लेकिन आर्यन उसको ही देख रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था आशुतोष कुछ कहे लेकिन वो स्वाति के बिना नहीं रह पाएगा। वहीं राघव स्वाति और अपने फोटो देख रहा था, कितनी खूबसूरत यादें छोड़ गई थी वो, और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत के चली गई थी। राघव स्वाति की फोटो ही देख रहा था जब जेनी उसके पास बैठते हुए धीरे से बोली, इतना प्यार तो कभी मुझसे भी नहीं जताया तुमने। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये लड़की तुम सब पे गहरा असर डाल के गई है। जिसको देखो उसके ख्यालों में खोया रहता है, अब वो जा चुकी है, भूल जाओ। और यार सीरियसली वो लड़की थोड़ी थी, वो तो एक बच्ची थी, उसको किसी बात की सेंस नहीं थी। तुमने देखा वो कैसे आशुतोष का नाम लेती थी और आशुतोष से कितना चिपकती थी वो, जबकि आशुतोष ने उसको ये भी कहा था वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वैसे ऐसी लड़कियां होती ही चीप हैं। जेनी अभी बोल ही रही थी, राघव गुस्से से उसको धक्का देते हुए बोला, वो जो थी वहां तक तुम कभी नहीं पहुंच सकती। एंड वन मोर थिंग मिस जेनी, स्वाति हम सबकी जान थी और रहेगी। अगर तुमने आगे से उसके बारे में कुछ भी गलत बोला तो आशुतोष तो बाद में तुम्हारी लाश को समंदर में बहाएगा, उससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, समझी तुम? और अब तुम्हारा काम हो गया ना। चली गई स्वाति, आशुतोष ने कुछ वक्त के ड्रामे के लिए तुम्हें बुलाया था, हो गया ना। अब वो काम, काफी अच्छी एक्टिंग करी है तुमने, उसके लिए तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अपनी घटिया शक्ल लेके दफा हो जाओ। जिसके बारे में बोलने की तुम्हारी औकात नहीं, उसका नाम लेने का हक तुम्हें किसने दिया? राघव की बात पे जेनी का चेहरा गुस्से से जल गया था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी उसकी हिम्मत नहीं थी वो राघव को जवाब दे सके, इसलिए वो चुपचाप चली गई थी।
लेकिन अब उसके दिल में स्वाति के लिए और नफरत बैठ गई थी। वो अब यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली थी क्योंकि उसको पता था आशुतोष उसके झांसे में जरूर आएगा और वो आशुतोष को पालेगी। अब उसको आशुतोष के दिमाग से नहीं, सबके दिमाग से स्वाति को निकालना था। अब स्वाति की जगह उसको अपने नाम करने थी। जेनी समझ गई थी फिलहाल आशुतोष स्वाति की याद में है और वो उसको सहारा देके उसके दिल पे कब्जा करेगी। आर्यन का कमरा। आर्या बालकनी में बैठी थी। जब से स्वाति गई थी तब से आर्या कमरे से बाहर नहीं निकली थी। आर्यन खाने की प्लेट आर्या के आगे करते हुए बोला, ये लो लंच कर लो। आर्या ने खाने को देखा और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मन नहीं मेरा, अपने बच्चे की फिक्र मत करो, उसको कुछ नहीं होगा, मेरे भूखे रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्यन आर्या का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, वो अब नहीं आएगी, कब तक भूखी रहोगी? मेरा मतलब है कब तक मेरे बच्चे को भूखा रखोगी? आर्या उठते हुए बोली, प्लीज आर्यन जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, अपने भाई को खिलाओ जिसने उस बेचारी को सबसे दूर कर दिया। मैं प्रेसिडेंट को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन क्या करा उन्होंने, वो तो इंसाफ करते थे ना, क्यों नहीं करा इंसाफ? उस चुड़ैल को बुला के क्या करा उन्होंने? आर्यन आर्या को बैठाते हुए धीरे से बोला, जहां हम रहते हैं, जहां हम जीते हैं, वो जगह हमेशा खतरे से भरी है। आशुतोष ने आज जो फैसला लिया है वो सिर्फ स्वाति के लिए लिया है क्योंकि उसकी सेफ्टी आशुतोष के लिए सबसे जरूरी है। और आशुतोष के फैसले से मुझे भी कोई परेशानी नहीं क्योंकि मैंने उसको अपनी बहन माना है और बहन की जिंदगी मेरे लिए सबसे पहले है। इसलिए तुम टेंशन मत को, स्वाति के लिए अच्छा फैसला लिया है हमने और तुम अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए ना सही, स्वाति के लिए थोड़ा सा खा लो क्योंकि हमारे बच्चे की सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ उसको थी। आर्यन की बात पे आर्या ने सर उठा के उसको देखा क्योंकि आज आर्यन ने उसका बच्चा नहीं हमारा बच्चा कहा था। आर्या ने आर्यन से प्लेट लेके एक तरफ रख दी थी। आर्यन आर्या को देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें प्लेट रखने के लिए नहीं बोला, खाने के लिए बोला है, इसलिए चुपचाप लंच करो। आर्यन की बात पे आर्या ने प्लेट उठा के धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था। आर्यन ने एक नज़र आर्या को देखा और उठ के चला गया। वहीं आर्या स्वाति के बारे में सोच रही थी, स्वाति और वो दोनों साथ में कितने खुश थे, उसके बच्चे के लिए स्वाति कितनी खुश थी, लेकिन अब स्वाति उससे दूर चली गई थी। आर्या अभी अपना लंच कर रही थी जब उसके कानों में जेनी की आवाज पड़ी। आर्या के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए थे। चैप्टर 74 वेलकम प्रिंसेस स्काई आइलैंड। जेनी की आवाज पे दे से ही आर्या ने पीछे देखा तो जेनी उसके पास आके बैठ गई थी। जेनी धीरे से बोली, आई नो हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मुझे बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुन के। आर्यन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम तो प्रेग्नेंट थी ना, मेरा मतलब है हो भी तो तुम्हें आशुतोष से शिकायत करनी चाहिए थी। वैसे क्या ही शिकायत करती तुम आशुतोष से, उसको तो उस लड़की के अलावा किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन ट्रस्ट मी, अब मैं यहाँ हूँ ना, मैं करूँगी सब, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। जेनी की बात पे आर्या मुस्कुरा के बोली, वैसे तुमने एक कहावत सुनी है, गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए जो कि तुम पाल रही हो, क्योंकि स्वाति यहाँ से कुछ टाइम के लिए गई है, हमेशा के लिए नहीं, और तुम यहाँ कुछ वक्त के लिए आई थी। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, तुम गई नहीं। और रही बात प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट मेरे बारे में सोचने के लिए और मेरे बच्चे के बारे में सोचने के लिए काफी है, उसके लिए मुझे किसी बाहर के आई एक्टर की जरूरत नहीं। आर्या की बात पे जेनी उठते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे अभी एक्टर कहा? तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। मैं जिस कंपनी की सीईओ हूँ वहां तुम्हारे जैसे नौकर भी काम नहीं करते। अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी सिंपैथी देने आ गई तो तुम्हारे भाव ही बढ़ गए। वैसे सही कहते हैं लोग, तुम जैसे लोगों से जितनी प्यार से बात करो वो उतना सर पे नाचते हैं। जेनी की बात पे आर्यन बाहर से आए हुए गुस्से से बोला, और तुम जैसे लोग दूसरे के घर में आग लगाना अच्छे से जानते हैं। और रही बात आर्या की, तो शी इज राइट, तुम्हें एक्टिंग के लिए बुलाया गया था जो कि तुमने करके दिखा दी। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने सबकी नज़रों में यहाँ स्वाति के लिए प्यार देखा, तो अब अपनी जलन में तुम हर जगह जाके सर मार रही हो। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो जेनी, स्वाति हमारी जान है, उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। इसलिए अपने दिल को कहीं और जाके शांत करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें उल्टा बेइज्जती मिलेगी। जितना तुम स्वाति के बारे में बोलोगी उतनी ही बेइज्जती तुम्हारी होगी। अब प्लीज जाओ यहाँ से। आर्यन की बात पे जेनी गुस्से से बोली, मैं आशुतोष से जाके बात करती हूँ, कैसे लोग हैं सब। गार्डन एरिया।
आशुतोष बाहर गार्डन में बैठा था। उसके दिमाग में स्वाति चल रही थी। स्वाति को गए हुए सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक आशुतोष के दिमाग से स्वाति नहीं उतरी थी और शायद उतरने भी नहीं वाली थी। आशुतोष सामने समंदर की लहरों को देख रहा था जब उसको अपने बराबर में किसी की आहट महसूस हुई। आशुतोष ने सामने देखा तो जेनी अपने हाथ में कॉफी का मग लिए खड़ी थी। आशुतोष ने जेनी को देखा और धीरे से बोली, वॉट? आशुतोष की बात पे जेनी धीरे से बोली, आशुतोष कब से देख रही हूँ, कभी अपने रूम में, कभी मेन हॉल में और कभी गार्डन में बैठे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है बता सकते हो। तुम्हारी दोस्त हूँ, ठीक है, मैंने जो भी करा, लेकिन मैं पहले तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्तों से कुछ नहीं छिपाते। प्लीज बताओ मुझे क्यों परेशान हो। जेनी की बात पे आशुतोष उसको घूरते हुए बोला, शायद तुम भूल चुकी हो तुम कहाँ खड़ी हो। ये मेरा घर है, मैं जहां चाहे बैठूं, जो करूं। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है तुम्हें मुझे डिस्टर्ब मत करो। और तुमसे पहले मेरे भाई डे से दोस्त है, अगर कुछ होगा भी तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा, ना कि तुमसे। समझ आया? नाउ गेट लॉस्ट। आशुतोष चीखा तो जेनी जल्दी से बोली, आशुतोष क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो अपने फैसले लेके कभी भी नहीं सोचते। आज उस लड़की को भेज के तुम्हारा क्या हाल हो गया? ऐसा क्या था उस लड़की में, बताओ मुझे, जो तुम्हें अपने आसपास की लड़कियां नजर नहीं आती? और तुम्हारे दोस्त वो लड़की आर्या में तो वहां उसके बच्चे के बारे में पूछने गई थी, लेकिन उसने मेरी इतनी बेइज्जती की। आशुतोष, इतनी बेइज्जती? अगर कोई और होता कब का चला जाता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। पर आशुतोष, अगर वो स्वाति से प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना वो मेरी इंसल्ट करेंगे। मैं भी स्वाति की फिक्र करती हूँ और तुम्हारी भी फिक्र है। सोचो, अगर मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती मैं आती क्यों? आशुतोष, मुझे आज बहुत हर्ट हुआ। सबकी केयर, सबको प्यार एक तरफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो मेरी इंसल्ट करे। जेनी अपनी आंखों में आंसू लिए चली गई थी। आशुतोष का दिमाग जेनी की बातों पे ही घूम रहा था। सही तो कह रही थी वो, उसको क्यों इतनी फिक्र थी स्वाति की? उसको तो अपने लिए फैसले पे कभी भी सोचना नहीं पड़ता, फिर आज क्यों? आशुतोष जितना सोचता उसके दिमाग में स्वाति की यादें और गहरी हो जाती थी। आशुतोष ने गहरी सांस लेके सामने देखा और अपनी गाड़ी उठा के सिटी की तरफ चला गया। लंदन। रात हो गई थी और सिंघानिया मैंशन रोशनियों से नहाया हुआ था। आसपास की स्ट्रीट भी फूलों और रोशनियों से सजी हुई थी। रचना, मीरा और रंजना जी तीनों काफी महंगी रॉयल साड़ियां पहन के अपने हाथों में फूल लिए खड़ी थी। उन्हें बस जल्दी से अपनी क्वीन को देखना था, जो आज 21 साल बाद उनके पास आ रही थी। रचना जल्दी से मीरा को देखते हुए बोली, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा मीरा? मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। तुम्हारी बेटी वापस आ रही है और मेरी बहू। बताओ किस्मत कहाँ से कहाँ मिलाती है, कहाँ मेरा अनय अनाया की जबरदस्ती पे उसके साथ गया था और कहाँ दोनों को वहां सिंघानिया परिवार की बेटी और मेरी बहू मिल गई। रचना की बात पे रंजना जी धीरे से बोली, रचना तुम सही कह रही हो, लेकिन एक बात और है, अभी स्वाति के सामने शादी और सिंघानिया पैलेस की कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि अनाया बता रही थी जिन लोगों के साथ स्वाति रह रही थी वो कोई आम लोग नहीं थे। आशुतोष वॉर्नर को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और हमारी बेटी को उन्होंने ही अपने पास रखा, हर बुरी चीज से बचा के, और वो उन सब को भूल नहीं रही है। वो वहां से आना नहीं चाहती थी, इसलिए हमारी बच्ची थोड़ी डिस्टर्ब है। बेहतर होगा हम उससे अच्छी बातें करें। समझ गई आप दोनों? रंजना जी की बात पर दोनों ने सर हिलाया और फिर सामने देखने लगी। एयरपोर्ट पे रॉयल कार गई हुई थी जिसमें स्वाति आने वाली थी और पूरी गली में दूर से दूर तक फूल नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद सब चिल्लाने लगे थे। रंजना जी जल्दी से बोली, आ गई हमारी बच्ची। रंजना जी की बात पे सबने सामने देखा, जहां उनके सर्वेंट स्वाति के नाम के नारे लगा रहे थे और सामने से रॉयल कार सिंघानिया मैंशन के गेट में घुसी थी। रंजना जी भाग के दरवाजा पे खड़ी हो गई थी। सबकी नजरें उस गाड़ी पे बनी हुई थी। सब लोग आज सिंघानिया मैंशन में आए हुए थे क्योंकि सबको सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस से मिलना था। सबकी नज़र सिर्फ उस रॉयल कार पे थी। तभी अचानक उस कार का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से एक खूबसूरत पैर बाहर निकला। सब ने सामने देखा तो कार के अंदर से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली थी, जिसने लाइट पिंक कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर पे पड़े थे। लड़की इतनी खूबसूरत थी, सबकी आंखें सिर्फ उस पे ही टिकी हुई थी। रचना खोए खोए से अंदाज में बोली, स्वाति सिंघानिया। इस वक्त स्वाति सच में कोई परी लग रही थी। स्वाति के उतरते ही एक गार्ड जल्दी से उसके सर पे छाता करके खड़ा हो गया था और चारों तरफ से फूलों की बरसात होने लगी थी। हर कोई स्वाति के ऊपर फूल बरसा रहा था।
रिया और अनाया भी दूसरी गाड़ी से निकल के स्वाति के साथ आके खड़ी हो गई थी। अभी स्वाति नॉर्मल लग रही थी क्योंकि रिया ने काफी मेहनत से उसको समझाया था, वरना उसको जब से होश आया था उसने आशुतोष के नाम की जिद लगा रखी थी। लेकिन रिया ने काफी मेहनत से स्वाति को समझा के उसके कपड़े चेंज कराए थे और उसको सिखाया था सिंघानिया मेंशन में जाके कैसे उसको सबके सामने बिहेव करना है। सब लोग अपनी प्रिंसेस को देख के खुश थे। स्वाति ने सबकी तरफ हाथ हिलाया और मुस्कुरा के पोज देने लगी थी क्योंकि मीडिया वाले भर भर के उसकी फोटो ले रहे थे। सब स्वाति की इस अदा पे पागल से हो गए थे क्योंकि स्वाति कहीं से ऐसी नहीं लग रही थी, उसको कोई समझ नहीं, वो काफी मैच्योर लग रही थी। स्वाति ने फिर से सबको देखा और अपने कदम एंट्रेस की तरफ बढ़ा दिए। एंट्रेस में रंजना जी, मीरा और रचना खड़ी हुई थी। तीनों की आंखों में आंसू थे। रंजना जी ने तो अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया था क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी अपनी इकलौती पोती से नजरें मिला सके। क्या जवाब देंगी वो उसको अगर उसने पूछ लिया आखिर क्यों उसको कैद रखा गया। रंजना जी अभी भी सर झुकाए खड़ी थी जब स्वाति धीरे से बोली दादी। स्वाति की सॉफ्ट सी आवाज पे रंजना जी ने अपनी भीगी पलकें उठाई तो स्वाति धीरे से बोली दादी आप मेरी दादी हैं ना, मुझे मापी ने बताया। स्वाति मासूमियत से बोली तो रंजना जी भाग के उसके पास आ गई थी। रंजना जी ने स्वाति को पकड़ के अपने सीने से लगाया और दे से कब के रुके आंसू उनकी आंखों से बह निकले। रंजना जी में अभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, उनको बस अपनी स्वाति के गले लगकर रोना था। रंजना स्वाति के चेहरे को पागलों की तरह चूम रही थी और उनके आंसू भी लगातार बह रहे थे। अनाया धीरे से बोली नानी आप टेंशन मत लीजिए, अब स्वाति यहीं रहेगी, आप संभालिए खुद को, देखिए हम अपनी स्वाति को लेके आ गए, आप प्लीज ऐसे रोए मत। अनाया की बात पे रंजना जी धीरे से बोली अनाया ये खुशी के आंसू हैं, मेरी बच्ची को देखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा, मुझे लगा था ये बूढ़ी अब अपनी पोती को नहीं देख पाएगी, लेकिन आज अपनी स्वाति को अपने सामने देख के मुझे सारी खुशियां मिल गई। रंजना जी की बात पे स्वाति ने उनके पीछे खड़ी मीरा और रचना को देखा। मीरा धीरे से आगे आके स्वाति के गले में फूलों की माला डालते हुए बोली वेलकम प्रिंसेस, अपने किंगडम में आपका स्वागत है। मीरा की बात पे रचना हैरानी से मीरा को देख रही थी। मीरा धीरे से बोली बुआ हूँ तुम्हारी मीरा बुआ। मीरा की बात पे स्वाति ने बस सर हिला दिया था। उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको पता था तो सिर्फ इतना, उसकी मापी ने कहा था अगर वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करेगी तो आशुतोष उसको लेने आएगा, इसलिए स्वाति सबके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी। रचना स्वाति के सामने आते हुए प्यार से बोली राजकुमारी जी मैं अनय की माँ हूँ। रचना की बात पे स्वाति ने अनाया को देखा तो अनाया स्वाति के गले में हाथ डालते हुए बोली अनय मेरा फ्रेंड याद है ना, ये उसकी मॉम है। अनाया की बात पे स्वाति ने सर हिलाया तो रचना प्यार से बोली तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, यहाँ तुम्हारा सब अच्छे से ख्याल रखेंगे। रचना की बात पे स्वाति ने सर हिला दिया था। वहीं रंजना जी धीरे से बोली चलो आओ अपने घर चलते हैं, थक गई होगी तुम। रंजना जी स्वाति का हाथ पकड़ के ले गई थी और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। चैप्टर 75 क्या तुम एरन से प्यार करती हो। लंदन। स्वाति और बाकी सब घर में आ गए थे। स्वाति सामने बैठी थी और रंजना जी और मीरा के उसके आसपास बैठी थी। वहीं अनाया और अनय सामने खड़े हुए थे। रचना और रिया एक सोफे पे बैठी थी। स्वाति सबको अजीब नजरों से देख रही थी। रंजना जी प्यार से बोली कि यार मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा और ये तुम्हारी बुआ है और वो सामने देख रही हो ना तुम, वो तुम्हारी बहन है। अनाया तुम्हारी बुआ की बेटी और तुझे पता है हम सब ने तुम्हें कितना याद करा, हमारी इकलौती बच्ची को हमें पता भी नहीं था हमारी बेटी जिंदा है, वो तो तुम्हारी मापी ने हमें बताया। स्वाति धीरे से बोली लेकिन आप लोगों को मैंने कभी नहीं देखा, मुझे तो आशुतोष चाहिए, वो मुझे कब लेने आएगा। स्वाति की मासूमियत पे रिया की नजरें झुक गई थी। वहीं रंजना जी ने अनाया को देखा था लेकिन अनय की मुट्ठी कस गई थी। जितना वो आशुतोष को स्वाति से दूर कर रहा था इतना ही स्वाति आशुतोष के करीब जा रही थी। अनाया स्वाति को देख के धीरे से बोली स्वाति आशुतोष ने बोला है वो तुम्हें अभी लेने नहीं आएगा, अभी उसको बहुत जरूरी काम है और तब तक तुम हमारे साथ रहोगी और ये घर तुम्हारा है, ये सब लोग तुम्हारे हैं और तुम्हें अपनी सियासत संभालनी है, उसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना पड़ेगा ना। स्वाति इस बार तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सिंघानिया परिवार की सियासत सौंपी जाएगी, उसके लिए तुम्हें हमारे पास रहना होगा ना। अनाया की बात पे स्वाति धीरे से बोली लेकिन वो क्या होता है, क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आशुतोष चाहिए। दादी आप कहिए ना इसको, मुझे वहीं छोड़ के आए, मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रही है, आशुतोष मुझसे नाराज है लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं अपने आशुतोष को भूल जाऊं, मुझे उसके पास जाना है।
स्वाति की जिद पे रिया प्यार से बोली, अरे यहाँ तेरी मापी है ना स्वाति, यहाँ तेरी मापी है, तेरी दादी है, तेरी बुआ है और बाकी सब है, हम सब यही हैं। और रही बात आशुतोष की तो उसने बोला है ना वो आ जाएगा तुझे लेने, तू फिक्र मत कर। स्वाति धीरे से बोली, लेकिन मापी वो पक्का मुझे लेने आएगा ना। स्वाति की बात पे रिया ने सर हिलाया तो रंजना जी उसके सर को चूमते हुए बोली, जाओ तुम आराम करो बेटा, कल बात करते हैं। हमारी स्वाति थक गई होगी ना, कल अनाया और अनय तुम्हें पूरा लंदन दिखाएंगे और फिर तुम हमारा ऑफिस भी देखोगी ना, है ना स्वाति। रंजना जी की बात पे स्वाति ने सर हिलाया और अनाया के साथ ऊपर चली गई। वहीं स्वाति के जाते ही रचना जल्दी से बोली, ये कैसी बातें कर रही थी स्वाति। अनय आशुतोष वोना से स्वाति का क्या रिश्ता है? अनय धीरे से बोला, मॉम डे से स्वाति को हम सब से अटैच होना चाहिए, वैसे स्वाति उनसे अटैच है, इसका मतलब समझती है ना आप। वहाँ उसकी गैंग के लीडर हैं और वो उनको अपना भाई मानती है, और आशुतोष से उसका क्या रिश्ता है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आशुतोष अजीब बहकी हुई बातें कर रहा था और ये बातें वो स्वाति को देख के कर रहा था, जैसे स्वाति और उसका कोई पति पत्नी का रिश्ता हो। अनय की बात पे रंजना की गुस्से से बोली, बस कीजिए आप अनय, अगर हम आपको रोक नहीं रहे तो आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। हमारी बेटी है वो सिंघानिया परिवार की क्वीन, उसके बारे में ये सब हम नहीं सुनेंगे। और रही बात आशुतोष की तो आशुतोष को अपना दामाद बनाना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगा, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं आशुतोष वोना का स्वाति से कोई रिश्ता नहीं, अगर ऐसा होता वो स्वाति को यहाँ भेजते भी नहीं। हम तो खुद चाहते थे ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं, और अब ये सब जाने दीजिए, फिलहाल जो है वो बात करिए। हमारी स्वाति हमारे पास है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, और अब हमें स्वाति को वो सब सिखाना है जो उसने नहीं सीखा। उसका बचपन सिर्फ अंधेरे में गुजरा, लेकिन अब हमें दुनिया की हर खुशी उसके नाम करनी है। और स्वाति अब ऑफिस जाएगी, उसको बिजनेस की बारीकियां आप सिखाएंगे आने। और रही बात शादी की तो वो फैसला स्वाति का होगा। हमारी बेटी को अगर आप पसंद आएंगे हम उसकी शादी आपसे ही करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भूल जाए, आपकी शादी स्वाति से होगी। रंजना जी ने अपना फैसला सुनाया तो अनय धीरे से बोला, नानी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप इतना जरूरी फैसला स्वाति पे छोड़ रही है, वो कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। और मैंने उसकी आंखों में आशुतोष वोना के लिए कुछ अलग सा देखा है। जो जुनून मुझे स्वाति को पाने का है वो जुनून स्वाति को आशुतोष को पाने का है, और अभी स्वाति को कोई समझ नहीं है। आपको उसको वक्त देना चाहिए, जब भी वो ठीक होगी वो अपनी समझ से बताएगी उसको कौन चाहिए। आने की बात पे रंजना जी ने सर हिलाया और सबको देखते हुए बोली, रचना आप भी यहीं रुक जाए, कल ब्रेकफास्ट पे बात करते हैं, अभी हमारी स्वाति आ गई, हमें सुकून है। रंजना जी की बात पे सब ने सर हिलाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। स्वाति का कमरा। स्वाति ने जैसे ही कमरे में कदम रखा उसके होश उड़ गए थे। कमरे को व्हाइट और पिंक थीम से डेकोरेट किया गया था, चारों तरफ सिर्फ फूल नजर आ रहे थे। कमरे के एक साइड बहुत बड़ी बालकनी थी जिस पे एक खूबसूरत सोफा पड़ा हुआ था, और उस बालकनी से लंदन की खूबसूरत जगह नजर आ रही थी। कमरे में एक बहुत बड़ी कबर्ड थी जिसमें सब तरह की ड्रेसेज, सैंडल्स, मेकअप और बाकी चीजें भी रखी हुई थी। अनाया स्वाति को उस खूबसूरत बेड पे बैठाते हुए प्यार से बोली, स्वाति ये सब शॉपिंग मैंने तुम्हारे लिए काफी जल्दबाजी में करी है, अब पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं, लेकिन ये तुम्हारी बहन का तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा तोहफा है। तुम्हारे रूम की डेकोरेशन और इसकी थीम भी मैंने डिसाइड करी थी, अच्छा है ना। अनाया स्वाति के बालों को सहलाते हुए बोली तो स्वाति सिर्फ सामने दीवार को देख रही थी। अनाया स्वाति के कंधे को हिला के बोली, क्या हुआ स्वाति, क्या सोच रही हो? स्वाति जल्दी से अनाया को देखते हुए बोली, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसको मुझसे प्यार नहीं है? मैं उससे प्यार करती हूँ। स्वाति की बात पे अनाया हैरानी से स्वाति को देखने लगी, किससे प्यार करती हो तुम? अनाया की बात पे स्वाति धीरे से बोली, आशुतोष से। और किससे? स्वाति की बात सुन के अनाया को काफी हैरानी हुई थी। जिसको वो पसंद करती थी उसकी बहन भी उससे ही प्यार करती थी, लेकिन स्वाति की मासूमियत से वो अपना प्यार भूल गई थी। जो भी था स्वाति उसके पास रह चुकी है और वो दूर से उससे ही प्यार दिखा रही थी। इसलिए अनाया स्वाति का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, मेरी बहन से कोई प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है?
तुम सबसे प्यारी हो और आशुतोष भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो क्या पता ना जताता हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम डिनर में क्या खाओगी। अनाया की बात पे बाहर से मीरा अंदर आते हुए बोली, टेस्टी डिनर रेडी है, आज मैंने अपनी स्वाति के लिए काफी सारी चीजें बनाई हैं। मीरा जल्दी से ट्रॉली बैठ के आगे करते हुए बोली तो अनाया जल्दी से बोली, मॉम वेट, आज हम सब बाहर बालकनी में लंच करेंगे। इतना कह के अनाया ने सब कुछ जल्दी से बाहर टेबल पे अरेंज कर दिया था। अब तीनों बाहर बैठी थी, मीरा और स्वाति एक सोफे पे बैठी हुई थी। मीरा जल्दी से स्वाति की प्लेट में खाना निकालने लगी थी। अनाया प्यार से बोली, वाओ मॉम, खीर, बिरयानी, पनीर, इतना सब कुछ, ये सब कुछ मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया आपने। मीरा अपने हाथों से स्वाति को खिलाते हुए बोली, मेरी स्वाति मेरे पास आई है, तू नहीं देखना मैं कैसे हर रोज नई नई चीजें अपनी स्वाति को खिलाऊंगी है ना स्वाति। मीरा की बात पे स्वाति ने मुस्कुरा के सर हिला दिया, क्योंकि उसकी आंखें भर आई थी। ये वाला प्यार कुछ अलग था जो आशुतोष ने उसको दिया था, उसके लिए स्वाति के दिल में अलग जगह थी, और जो यहाँ मिल रहा था वो स्वाति के लिए अलग था। कुछ देर बाद सबका डिनर खत्म हो गया था। अनाया और मीरा ने अपने खाने पे कम और स्वाति को खिलाने पे ज्यादा ध्यान दिया था। दोनों ही अपने हाथों से स्वाति को खिला रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा की गोद में स्वाति और अनाया का सर रखा हुआ था और मीरा दोनों के सर को सहला रही थी। स्वाति धीरे से बोली, इतना अपनापन मुझे कभी नहीं मिला बुआ, ये सब कितना अच्छा है ना। अगर मेरी माँ होती वो भी मुझे ऐसे प्यार करती ना बुआ। स्वाति की बात पे मीरा उसके सर को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ जैसे अनाया की माँ वैसे तुम्हारी माँ, और अब तुम्हें कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी खुशियाँ तुम्हारे नाम कर दूंगी मैं। स्वाति धीरे से बोली, बुआ आप कहाँ थी, आपको पता है मुझे चाची कितना मारती थी, मुझे अंधेरे कमरे में रहना पड़ता था, और जब मैं मॉम डैड के बारे में पूछती तो चाची कहते मेरे अपने सब मर चुके हैं और मैं भी मर जाऊंगी। स्वाति की बात पे जहां मीरा के चेहरे पे दर्द उभरा था, वहीं अनाया के अंदर और ज्यादा आग जलने लगी थी। अनाया गुस्से से अपने दिल में बोली, सीमा सिंघानिया, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, अब तुम्हारे साथ वो सब होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये दौलत तो तुम्हारे हाथों से जाएगी ही, तुम्हारी हालत गली के कुत्ते से भी बुरी कर दूंगी मैं। अनाया ने ये सोच के आंखें बंद कर ली थी। वहीं मीरा स्वाति को देख रही थी, जितना दर्द तुम्हें भाभी ने दिया है वो सब तुम्हारे दिल के कोने कोने से निकल जाएगा। मीरा ने अपने मन में ये बात बोली थी। जैसे ही मीरा ने दोनों को देखा तो दोनों उसकी गोद में सर रख के सो चुकी थी। मीरा ने झुक के दोनों को प्यार करा और लाइट बंद करके दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके अपने कमरे में आ गई। स्काई आइलैंड, रात के 2 बजे थे। स्काई आइलैंड में शांति छाई हुई थी। बाहर गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे, घर के सर्वेंट्स भी अपना काम करके सो चुके थे। हर तरफ शांति थी। जब उस शांति को चीरती एक गाड़ी आके स्काई आइलैंड में रुकी थी। गाड़ी में से आशुतोष बाहर आया, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। ये लुक आशुतोष को और भी ज्यादा हॉट बना रहा था। आशुतोष की आंखों में इस वक्त एक अलग सी आग थी। आशुतोष सीधा अपने कमरे की तरफ गया था। आशुतोष ने कमरे में आके देखा तो कोई उसके बेड पे सोया था। आशुतोष के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। आशुतोष प्यार से बोला, लिटिल स्टॉकर, आई नो तुम आ जाओगी, तुम नहीं रह सकती ना मेरे बगैर, मैं भी नहीं रह सकता, आई मिस यू। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद करा, आज का पूरा दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजरा तुम कहाँ जानती होगी, तुम जानती तो मुझे छोड़ के नहीं जाती, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं, ये वादा है मेरा। आशुतोष ने इतना कह के जैसे ही स्वाति को पीछे से गले लगाया, अचानक ही उसके चेहरे पे गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई थी। चैप्टर 76, कियारा और अन्या एक साथ। स्काई आइलैंड। आशुतोष ने जैसे ही स्वाति को गले लगाया, आशुतोष के चेहरे पे गुस्से की लकीरें खींच गई। आशुतोष ने गुस्से से जेनी को पकड़ के अपनी तरफ खींचा तो जेनी आशुतोष के गले लग गई थी। जेनी आशुतोष के गले लगते हुए धीरे से बोली, आशुतोष, लेकिन उससे पहले ही आशुतोष ने जेनी को एक जोरदार धक्का दिया था। जेनी सीधी जाके जमीन पे गिरी थी। जेनी गुस्से से बोली, आशुतोष, ये क्या बदतमीजी है। आशुतोष ने गुस्से से अपने बिस्तर को देखा और अगले ही पल बेडशीट और ब्लैंकेट सब नीचे फेंक दिए। जेनी हैरानी से आशुतोष को देख रही थी, उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। अभी तक आशुतोष की नज़र जेनी पे नहीं थी। आशुतोष ने बेडशीट और ब्लैंकेट सब कमरे से बाहर फेंक दिए थे और अब उसकी नज़र जेनी पे थी। आशुतोष ने जेनी को देखा और गन निकालते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना मैंने मुझसे दूर रहना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, मैंने किसी को इतनी इजाजत नहीं दी कोई भी मेरे कमरे में आए।
और तुम हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? आशुतोष चीखा तो जेनी डरते हुए बोली, वो कल की आई लड़की भी तो तुम्हारे साथ सोती है, उसको तुम इस कमरे में, इस घर में सब जगह जाने की इजाजत देते हो। और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त, आज मैं तुम्हारे लिए इतनी गेर हो गई। आशुतोष, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तुम जिस सुकून को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, तुम्हें जो चाहिए सब मेरे पास है, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार दूंगी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। आशुतोष, तुम्हें हो क्या गया और मैं कब से इतनी गेर हो गई? बताओ ना। आशुतोष, जो अब तक जेनी की बात सुन रहा था, इस बार गुस्से से उसके बाल पकड़ते हुए बोला, मुझे सिर्फ ये जानना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे तक आने की, मेरे बेड तक आने की? आशुतोष की बात पे जेनी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, आशुतोष छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आशुतोष पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके दिमाग में बस जेनी को मारने की धुन सवार थी। आशुतोष ने झटके से जेनी के बाल छोड़ के उसको देखा और जेनी का हाथ पकड़ के अपने कमरे से बाहर धक्का दे दिया। जेनी जमीन पे जा गिरी थी। आशुतोष अपनी उंगली जेनी की तरफ करते हुए बोला, लास्ट वार्निंग, सुबह तक अपनी ये शक्ल लेके यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। आशुतोष चीखा तो जेनी ने पलके उठा के उसको देखा। आशुतोष ने गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जेनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आज आशुतोष ने उसकी ईगो हर्ट कर दी थी। आखिर क्या नहीं था उसमें? वो हॉट थी, सब लड़के उस पे दीवाने थे, बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी, आखिर क्या कमी थी उसमें? जेनी खुद ही सोच रही थी, क्योंकि आज आशुतोष ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करी थी। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में? जेनी नफरत से बंद दरवाजे को देख रही थी। जेनी ने एक बार फिर उस दरवाजे को देखा और गुस्से से बोली, आशुतोष, वोना, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, याद रखना मेरी बात। इतना कह के जेनी अपने कमरे में चली गई थी। लंदन। सुबह के वक्त स्वाति की आंख खुली तो स्वाति मीरा की गोद में सर रखे लेटी थी। अनाया शायद पहले ही उठकर जा चुकी थी। स्वाति ने अपना सर उठा के मीरा को देखा तो मीरा बैठे बैठे सो गई थी। शायद वो परेशान ना हो इसलिए उसने ऐसा करा होगा। स्वाति ने मीरा को अच्छे से लेटा के उसको ब्लैंकेट से कवर करा और सीधा नीचे आ गई। नीचे सब सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। रंजना जी बाहर गार्डन में थी। स्वाति सोफे पे आके बैठ गई थी। सब सर्वेंट उसके आसपास आ गए थे, हर कोई उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। स्वाति धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज अपना काम करिए, मैं ठीक हूँ। स्वाति की बात पे सब सर्वेंट बिना कुछ बोले चले गए थे और थोड़ी देर बाद कॉफी और पानी टेबल के रखा था। स्वाति ने बिना कुछ बोले कॉफी का मग उठा लिया था और वहीं सोफे पे बैठ गई थी। उसके दिमाग में आशुतोष की बातें गूंज रही थी। पहले स्वाति आशुतोष के प्यार के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उसके दिमाग में आशुतोष की कहीं बातें आ रही थी। आशुतोष ने क्या बोला था उसको? उसकी वाइफ, उसके अंदर ऐसा टैलेंट नहीं वो उसकी वाइफ बन सके, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आशुतोष उससे प्यार कर सके। ये सब बातें सोच के स्वाति को गुस्सा आ रहा था जब एक मीठी सी आवाज उसके कान में पड़ी। स्वाति ने ऊपर देखा तो रंजना जी उसको ही देख रही थी। रंजना जी स्वाति के पास बैठते हुए बोली, अरे हमारी बच्ची उठ भी गई इतनी जल्दी? स्वाति ने टाइम देखा तो सुबह के 7 बजे थे। स्वाति जल्दी से बोली, जी दादी, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आ गई। अनाया कहाँ है? स्वाति की बात पे रंजना जी उसके बालों को सही करते हुए बोली, अनाया जिम गई है, वो सुबह जल्दी उठती है, तुम भी उसके साथ एक्सरसाइज करा करो, अच्छा लगेगा। स्वाति धीरे से बोली, दादी आप मुझे बताएंगी मम्मा पापा कैसे दिखते थे? उनकी बातें मुझे सब जानना है दादी। स्वाति धीरे से बोली तो रंजना जी उसका सर चूमते हुए बोली, आप अपनी माँ की परछाई हैं स्वाति, वो बिल्कुल आप जैसी थी, बिल्कुल आप जैसी, उनकी मासूमियत आप जैसी थी, उनकी बातें आप जैसी थी और आपके डैड वो तो बहुत सीधे और सबकी मदद करने वाले आदमी थे। आप अभी जब ब्रेकफास्ट करेगी उसके बाद मैं आपको फैमिली एल्बम दिखाऊंगी। रंजना जी की बात पे स्वाति ने सर हिलाया। तभी स्वाति के कानों में अनय की आवाज पड़ी। स्वाति ने पीछे देखा तो अनय ने एक लोवर पहना हुआ था, उसके ऊपर टाइट सी शर्ट, उसके हाथ में पानी की बोतल थी, देखने से लग रहा था वो कहीं जा रहा था। रंजना जी धीरे से बोली, जिम जा रहे हो अनय? रंजना जी की बात पे अनय ने सर हिला दिया। अनय स्वाति को देखते हुए बोला, कैसी हो स्वाति, ठीक से नींद आए? अनय की बात पे स्वाति ने सर हिलाया तो अनय भी जिम की तरफ जाने लगा था जब स्वाति की आवाज उसके कानों में पड़ी। स्वाति रंजना जी से कह रही थी, दादी मैं थोड़ी सी वॉक करके आ जाऊं?
मुझे खुली हवा चाहिए। स्वाति की बात पे रंजना जी प्यार से बोली, बिल्कुल बेटा जाओ, लेकिन लंदन की सुबह है, काफी सर्दी है, एक काम करो शॉल या फिर कुछ जैकेट वगैरह ले लो क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, और फिर ये मेंशन भी पहाड़ों और जंगलों के पास है। रंजना जी की बात पे अनय वापस आते हुए बोला, दादी जिम तो मैं रोज ही करता हूँ, मैं भी आज वॉक पे चलता हूँ, चलो स्वाति। अनय स्वाति को लेके एंट्रेंस से बाहर निकल गया था। दोनों वॉक करते करते सिंघानिया मेंशन के मेन गेट से बाहर आ गए थे। रात अंधेरे की वजह से स्वाति ये जगह देख नहीं पाई थी, लेकिन अब दिन में उसको सब साफ नजर आ रहा था। ये जगह काफी खूबसूरत थी, हर तरफ हरियाली और फूल, बीच में बहुत बड़ा झरना जो कि मेंशन के अंदर ही बनाया गया था। सिंघानिया मेंशन के आसपास कुछ ही घर थे और जितने भी थे सब एक से बढ़ के एक खूबसूरत थे। स्वाति तो ये सब देख के ही हैरान थी, और उन घरों में सबसे खूबसूरत सिंघानिया मेंशन नजर आ रहा था। वहीं सिंघानिया मेंशन के सामने जो सड़क थी वो काफी खूबसूरत थी, क्योंकि सड़क के आसपास हरे भरे पेड़ और फूल थे और सड़क का रास्ता जंगल और मेन रोड की तरफ जा रहा था। अनय स्वाति को देख के धीरे से बोला, वैसे स्वाति तुम उस आइलैंड पे बोर हो जाती होंगी ना? मेरा मतलब है वहां बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं होता होगा। अनय और स्वाति दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हुए बोले तो स्वाति कुछ सोचते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने वो आइलैंड अभी अच्छे से देखा भी नहीं होगा, वहां सब कुछ है और वहां बोर होने का मतलब ही नहीं होता। वैसे भी सब लोग थे, सब मेरी इतनी केयर करते थे, आशुतोष भी। स्वाति कहते कहते रुक गई थी। अनय समझ गया था स्वाति और कुछ कहना नहीं चाहती। अनय ने स्वाति को देखा और साइड में देखा जहां खूबसूरत फूल थे। ये पूरा एरिया रोड से अलग था जो को सिंघानिया खानदान का ही था, और यहाँ लंबे घने पेड़ नहीं थे, छोटे छोटे से फूलों के पेड़ थे जिन पर सिर्फ और सिर्फ फूल थे और बीच में खूबसूरत सड़क। अनय कुछ फूल तोड़ के स्वाति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारे लिए। स्वाति ने अनय को देखा और वो फूल ले लिए। अनय धीरे से बोला, तुम्हारा चेहरा भी इन फ्लावर्स जैसा है, और डे से फ्लावर्स मुरझा जाते हैं ना, वैसे तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ है, अगर तुम चाहो तो वजह बता सकती हो? अनय एक दोस्त की तरह बोला तो स्वाति ने अनय की आंखों में देखा और सर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अनय ने स्वाति के चेहरे को देखा और प्यार से बोला, तुम झूठ भी अच्छा नहीं बोलती। स्वाति अनय को देखते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। स्वाति की बात पे अनय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, स्वाति, लेकिन उससे पहले स्वाति ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया था। अनय पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी स्वाति, वैसे कल मैंने देखा तुम्हारी आंखों में आशुतोष वॉर्नर के लिए कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं था। कल मैंने देख वो कैसे तुम्हें कितना गलत बोल रहा था, वरना तुम कब से उसके साथ रहती आई हो। उसको तो तुमसे काफी अटैचमेंट हो जानी चाहिए थी और उसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया इतनी आसानी से। लगता है आशुतोष तुम्हें यूज कर रहा था स्वाति, क्योंकि जब से तुम यहाँ आई उसने एक बार कॉल भी नहीं किया, उसने तुम्हारे बारे में किसी से नहीं पूछा। इन सब से लगता है उसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है स्वाति, और तुम यहाँ उसके ख्यालों में खोई हो। मुझे लगता है तुम्हें आशुतोष को भूल के अपनी जिंदगी वगैरह शुरू करनी चाहिए, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तुम तो वैसे भी क्वीन हो, और क्वीन किसी के आगे झुकती नहीं, सबको अपने आगे झुकने पे मजबूर करती है। और आशुतोष वॉर्नर ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, अगर वो तुमसे प्यार करता तो कभी भी तुझे जाने नहीं देता। अनय ने अपनी बात पूरी करके स्वाति को देखा जो किसी गहरी सोच में थी। अनय आराम से बोला, स्वाति सिंघानिया, तुम्हें आशुतोष को भूलना होगा और मैं ऐसा करके रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरी ही होना होगा। तुम्हारे दिल में आशुतोष वॉर्नर के खिलाफ इतनी नफरत भर दूंगा, इतनी नफरत तुम सोच भी नहीं पाओगी, और फिर तुम्हें मेरे पास आना होगा, सिर्फ मेरे पास, और फिर होगी हमारी शादी, और तुम हमेशा के लिए मेरी सिर्फ अनय की, और उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें अपना बनाना है, और मैं आशुतोष वॉर्नर को तुमसे इतना दूर कर दूंगा, इतना दूर तुम सोच भी नहीं पाओगी। अनय मुस्कुराकर स्वाति को देखा और धीरे से बोला, चले देखो हम बातें करते करते काफी दूर आ गए। अनय की बात पे स्वाति ने अपने आसपास देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चैप्टर 77 कौन है कियान? लंदन। स्वाति ने सामने देखा तो वो सच में काफी दूर आ चुके थे। स्वाति धीरे से बोली, ओह हम काफी दूर आ गए सच में, चलो चलते हैं। अनय स्वाति को जैकेट देते हुए बोला, पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, वैसे भी यहाँ काफी ठंड है। अनय की बात पे स्वाति ने अनय की जैकेट पहन ली थी।
अनय प्यार से बोला, वैसे तुम आशुतोष के साथ रहती थी ना, मेरा मतलब उसके घर में। अनय की बात पे स्वाति ने सर हिला दिया। अनय आगे भी कुछ पूछना चाहता था लेकिन स्वाति उसको सही जवाब दे ही नहीं रही थी, इसलिए अनय चुपचाप स्वाति के साथ सिंघानिया मैंशन में आ गया था। सिंघानिया मैंशन। सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। स्वाति को देख के अनाया अनय की तरफ आंख मारते हुए बोली, ओहो तो वॉक हो रही है। वैसे आंटी आप ये बताए अनय वॉक कब से करने लगा? अनय को तो सबसे ज्यादा गुस्सा ही वॉक करने पे आता था, तो आज बड़ी वॉक की सूझ रही है उसको। अनाया की बात पे रचना प्यार से बोली, अरे बेटा अभी तो इसको वॉक भी पसंद आएगी, इसको घर में रहना भी पसंद आएगा, सब पसंद आएगा है ना स्वाति? रचना ने स्वाति को देखा जिसको कुछ भी नहीं पता था यहाँ क्या चल रहा है। वहीं अनाया स्वाति को बैठाते हुए बोली, चलो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद में तुम्हें पूरा लंदन घुमाऊंगी। ओक। अनाया की बात पे स्वाति ने सर हिला दिया था। तभी मीरा आलू के पराठे स्वाति के सामने रखते हुए बोली, चलो अब जल्दी जल्दी सब ब्रेकफास्ट कर लो, अपने हाथों से पराठे बनाए हैं मैंने। मीरा की बात पे स्वाति को ब्रेकफास्ट याद आ गया कैसे आशुतोष उसको अपने हाथों से खिलाया करता था। अगर वो कभी कुछ खाती भी नहीं थी आशुतोष उसको कितना डांटता था, लेकिन उसके दिमाग में तभी आशुतोष की वो बातें याद आ गई थी जब आशुतोष ने उसको कहा था उसकी जिंदगी में उसका कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ यूजलेस थी। स्वाति को सोचते देख रंजना जी अपने हाथों से स्वाति को खिलाते हुए बोली, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। रंजना जी की बात पे स्वाति रचना जी के हाथों से खाने लगी थी। स्काई आइलैंड। सब लोग ब्रेकफास्ट पे मौजूद थे। जेनी अपना सामान पैक कर रही थी। आशुतोष का चेहरा बहुत ज्यादा सख्त था, उसके चेहरे पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नफरत सी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी आशुतोष के सामने बोलने की, वरना कुछ दिनों से आशुतोष का मूड काफी अच्छा रहने लगा था और वो स्वाति की वजह से सबके साथ खुश रहने लगा था। आशुतोष को सोचता देख आर्यन धीरे से बोला, ऐसे फैसले लेने ही क्यों आशुतोष, जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। आर्यन की बात पे आशुतोष आराम से बोला, और मेरे किए गए फैसलों में किसी की भी दखल अंदाजी मुझे बर्दाश्त नहीं। जो मैंने करा सोच समझ के करा, मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ कहने की कुछ करने की जरूरत है। आशुतोष गुस्से से बोला तो राघव मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है भाई हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपनी बहन से मिलने जरूर जाएंगे। तू तो है ही पत्थर दिल, लेकिन हमारे अंदर दिल है, और स्वाति को हमने सच्ची बहन माना था और उसके भाई उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। राघव की बात पे आशुतोष राघव को घूर के बोला, ये बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये टिपिकल इंडियन ड्रामा जो फिलहाल तुम कर रहे हो। उस लड़की ने तुम्हें कॉल करा, तुम्हें याद करा, वो लंदन चली गई थी ना, लेकिन वो बहुत खुश है और तुम उसके लिए अफसोस कर रहे हो। आशुतोष की बात पे रूहेल धीरे से बोला, वॉट, और तुझे कैसे पता ये सब? रूहेल की बात पे आशुतोष उठते हुए बोला, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अब ये बहन और ये सब बुलशिट से बाहर आओ और काम पे ध्यान दो। आशुतोष की बात पे तीनों उसको देखने लगे थे। आर्यन हंसते हुए बोला, राघव देखा तुमने, ये इंसान जिसने उस मासूम दिल की लड़की को जबरदस्ती इस जगह से भेज दिया या कहो निकाल दिया, उसकी तड़प, उसकी मासूमियत, उसका दर्द, इसने सब देखा। उसके बाद भी इसने उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला, और अगर वो घर परिवार के पास जाके खुश हो गई, उसने सुकून ले लिया, तो वो हमें भूल गई। अरे वो अगर हमें भूली भी नहीं ना आशुतोष, तो उसको हमें भूल जाना चाहिए, ऐसे लोगों को भूल जाना चाहिए। मेरी दिल से दुआ है यह आशुतोष, तूने स्वाति के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और मैं खुद को भी बहुत बड़ा गुनहगार समझता हूँ। मैंने भी उसको बहन माना, लेकिन बहन जैसा मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। और वो हमें भूली हो नहीं भूली हो, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा, अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, और बेहतर होगा इस बारे में तू कोई भी बात ना करे। आर्यन की बात पे आशुतोष आराम से बोला, जो करना है करो, मेरा अब उससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी जिंदगी से उसको निकाल दिया और मैं अपने मकसद में वैसे ही कामयाब हो जाऊंगा, उसके लिए मुझे उस लड़की की जरूरत नहीं। आशुतोष ने इतना कह के सामने देखा तो जेनी अपना सामान लिए खड़ी थी। आशुतोष एक नज़र जेनी को देख के गुस्से से बोला, अभी तक यहीं खड़ी हो तुम? कहा था ना सुबह ही चली जाना, क्या हुआ, इज्जत से जाना है तुम्हें यहां से? आशुतोष ने इतना कह के जैसे ही सिक्योरिटी को आवाज लगाई, तभी जेनी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। आशुतोष ने एक नज़र जेनी को देखा और गुस्से से बोला, ये सब ड्रामे मत करो जेनी, मैं अच्छे से जानता हूं ये सब तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो।
आशुतोष की बात पे तारा जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट इनके हाथ से खून आ रहा है, लगता है इनको अपने हाथ की नस काट ली। तारा की बात पे सबने जेनी के हाथ को देखा तो सच में ऐसा ही था। आशुतोष ने गहरी सांस लेके किसी को कॉल किया और बाहर जाते हुए बोला, जब इसको होश आए तो इसका दूसरा हाथ इसी के सामने काट देना। आशुतोष की बात पे सब हैरान रह गए थे, लेकिन आशुतोष ने पीछे मुड़ के एक बार नहीं देखा था और सीधा बाहर चला गया था। न्यू जयपुर, सिंघानिया पैलेस। सीमा सर पकड़े बैठी थी और रिवाज उसके सामने बैठा था। सीमा को कुछ सोचते देख विराज धीरे से बोला, जिसका हमें डर था सीमा वही हुआ, बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है। वो लड़की लंदन जा चुकी है माँ के पास और अब उससे प्रॉपर्टी पेपर पे साइन कराना मुश्किल है। रिवाज की बात पे सीमा गुस्से से बोली, और आसान कब था बताओ मुझे। रिवाज, आसान कब था? वो लड़की इस महल से चली गई, उस लड़की ने हमारी बेटी को छीन लिया। वो हमारी आंखों के सामने थी लेकिन हम चाह के भी उसको ला नहीं पाए, और वो तुम्हारी माँ के पास है जो पहले से हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। वो हमें पुलिस के हवाले कर सकती है विराज, क्योंकि हमने स्वाति को 21 साल कैद में रखा है। अब जेल की चक्की पीसने को तैयार हो जाओ। रिवाज, सिंघानिया तुम्हारे बुरे दिन शुरू। सीमा की बात पे विराज गुस्से से चीखा, बस करो सीमा, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें समझ भी है तुम क्या बोल रही हो? देखो मेरी बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम माँ के पैरों में गिर के उनसे माफी मांग ले। ज्यादा नहीं तो कम से कम वो हमारी इतनी तो मदद करेगी, हमें पुलिस के हवाले नहीं करेगी। प्रॉपर्टी छीन जाएगी हमसे लेकिन छत नहीं छीनेगी, वरना दोनों चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? रिवाज की बात पे सीमा धीरे से बोली, बात तो तुम सही कहते हो रिवाज, लेकिन मेरा रास्ता जरा टेढ़ा है। सब कुछ तुम्हारे जैसा है लेकिन मेरा खेल अलग होगा। सीमा की बात पे रिवाज गुस्से से बोला, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सीमा, अब कोई चाल मत चलो, फिलहाल हमें अपनी जान बचानी है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सीमा गुस्से से बोली, तुम भूल गए होगे लेकिन मेरी आंखों में अभी भी मेरी बेटी रायमा जिंदा है और उसका बदला मैं उस मनहूस से लेके रहूंगी, लेकिन अपने तरीके से। सीमा आराम से बोली, तो कब चलना है माफी मांगने सासू माँ से? सीमा की बात पे रिवाज धीरे से बोला, मैं लंदन की टिकट करवाता हूँ तो माँ सीमा को बोलो रेडी रहे। वो वैसे भी मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, वो पैसे मैं तुम दोनों को दे दूंगा। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना सबके लिए, जिससे ये लगे हम अभी गरीब नहीं हुए हैं, हमारे पास पैसा है और हम यहाँ काफी अफसोस में आए हैं। हमें अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें माँ के सामने बिल्कुल बह जाना है, उनके सामने ऐसी एक्टिंग करनी है जितनी तुमने अपने जिंदगी में नहीं की, समझी? रिवाज की बात पे सीमा ने सर हिलाया तो रिवाज ने उसको अपना कार्ड दे दिया था। सीमा खुश होते हुए अरिमा के कमरे में चली गई थी। लंदन, स्वाति फैमिली एल्बम देख रही थी। उसकी मोम और डैड के फोटो थे। स्वाति के आंसू टपक के उस एल्बम पे गिर रहे थे। सब जानते थे स्वाति ने पहली बार अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा था, इसलिए रंजना जी उस चुप कराते हुए प्यार से बोली, स्वाति हम हैं ना तुम्हारे साथ बेटा, तुम अगर ऐसे करोगी तो हमें अच्छा लगेगा। रंजना जी की बात पे स्वाति ने सर हिलाया तो रंजना प्यार से बोली, बस अब एक आंसू हम बर्बाद नहीं करेंगे तुम्हारा। अगर तुम्हें ये एल्बम देख के बुरा लग रहा है तो ठीक है, छोड़ दो मत देखो। रंजना जी की बात पे स्वाति ने जल्दी से सर हिलाया और एल्बम फिर से देखने लगी। वहीं स्वाति ने जैसे ही आगे का फोटो देखा उसकी आंखें एक जगह रुक गई थी। ये कोई छोटा सा बच्चा था जो स्वाति के साथ खड़ा था। इस बच्चे की आंखें बिल्कुल नीली थी और उसने स्वाति का हाथ एकदम टाइट पकड़ा हुआ था। उस लड़के के पास उसके पेरेंट्स खड़े थे और स्वाति के पास उसके पेरेंट्स खड़े थे, लेकिन लड़के को देख के स्वाति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। स्वाति जल्दी से बोली, दादी ये कौन है? स्वाति की बात पे रंजना जी प्यार से बोली, बेटा ये तेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे अनिरुद्ध जी और ये उनकी बीफ सायशा, दोनों के साथ सिंघानिया परिवार का ऐसा रिश्ता था, एक परिवार में भी इतना नहीं होता। और तुझे पता है जब बहू की शादी हुई थी तब सायशा के घर बेटा हुआ था, उसका नाम हम सब ने कियान रखा था। और फिर तू हुई, कियान तुझसे पूरे 2 साल बड़ा था और जब तू बहू के पेट में थी सायशा और अनिरुद्ध बहू का इतना ख्याल रखते थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था हमारे घर एक नन्ही परी आएगी और वो परी उनकी होगी, उनके कियान की। सब हम सब बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। और फिर हमारे घर हमारी नन्ही सी परी स्वाति आई। तेरा नाम पता है किसने रखा था?
दादी की बात पे स्वाति जल्दी से बोली। किसने? दादी प्यार से बोली कियान ने, क्योंकि उसने तुझे बचपन से अपना मान लिया था। जैसे घर परिवार में मोहब्बत और प्यार था वैसे तुम दोनों भी एक दूसरे से जुड़ चुके थे। दादी ये कहते कहते चुप हो गई थी। स्वाति कपकपाती आवाज से बोली, फिर क्या हुआ दादी, कहाँ हैं वो लोग? स्वाति की बात पे रंजना की आंखों से आंसू आ गए थे। स्वाति जल्दी से बोली, बताइए दादी कहाँ हैं वो लोग? स्वाति की बात पे रंजना जी गहरी सांस लेके बोली। चैप्टर 78 कियान वापस आ चैप्टर उका है स्काई आइलैंड। जेनी को होश आ गया था और जेनी फिलहाल बड़े आराम से फ्रूट्स खा रही थी। आर्यन जो कि बाहर खड़ा था सीधा अंदर आ गया था। आर्यन को देख के जेनी ने फ्रूट्स की प्लेट एकदम साइड में पड़ी टेबल पे रख दी थी और खुद जल्दी से बिस्तर पे लेट गई थी। आशुतोष जेनी को देखते हुए धीरे से बोला, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं देख चुका हूँ कितनी आराम से खा रही थी तुम। आर्यन की बात पे जेनी जल्दी से बोली, तो अब यहाँ खाने पे भी रोक है? जेनी की बात पे आर्यन आराम से बोला, खाने पे रोक नहीं, लेकिन तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की चालों पे रोक है। कल तुम आशुतोष के रूम में क्या करने गई थी? आर्यन की बात पे जेनी आराम से बोली, आशुतोष मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अगर मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? आर्यन हंसते हुए बोला, रियली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? और कुछ नहीं, मुझे लगता है कहीं हस्बैंड भी मान लिया हो, क्योंकि तभी तो तुम उसके कमरे में लेटी हुई थी। दोस्त के कमरे में कौन जाके सोता है? मैंने ऐसा कोई दोस्त नहीं देखा। आर्यन की बात पे जेनी प्यार से बोली, ओह आर्यन तुम भी ना, अब देखो जो मेरा दोस्त है वो जल्दी मेरा हस्बैंड भी बन जाएगा, तो मैं उसके कमरे में जाके नहीं सोऊंगी, किधर सोऊंगी? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ओह आई सी, तभी तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाला है ना? आर्यन की बात पे जेनी गुस्से से बोली, बकवास बंद करो, आशुतोष मेरे पास जरूर आएगा। आर्यन आराम से बोला, तुम्हारे सपने में आएगा और अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आर्यन की बात पे जेनी गुस्से से बोली, कितने बुरे हो तुमने देखा नहीं अभी मेरी क्या हालत है, और जब तक आशुतोष नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जेनी की बात पे आर्यन बाहर जाते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि आशुतोष के यहाँ आने पे तुम धक्के मारकर निकाली जाओगी, अब तो इज्जत से ही जाती। आर्यन इतना कह के चला गया था और जेनी वहीं लेट गई थी। लंदन। स्वाति की बात पे रंजना जी धीरे से बोली, स्वाति अभी ये बात नहीं करते, तुम अनाया के साथ शॉपिंग करने चली जाओ, उसके बाद रात में आराम से बात करते हैं। रंजना जी की बात पे स्वाति जल्दी से बोली, दादी प्लीज मुझे अभी जानना है, बताए ना? रंजना जी ने सबकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम्हारे पैदा होने के बाद 2 महीने बाद पता नहीं उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, ये बात किसी को नहीं पता और उनकी पूरी फैमिली इसमें खत्म हो गई, और अब मैं चाहती हूँ तुम भी इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ये एक पास्ट है और इसको पास्ट ही रहने दो। रंजना जी की बात पे स्वाति उस फोटो को लगातार देख रही थी और कुछ देर बाद स्वाति उस फोटो को उठा के धीरे से बोली, मैं रख लूं इसको दादी? स्वाति की बात पे अनाया धीरे से बोली, स्वाति तुम उसका क्या करोगी? ये तो बस नहीं मुझे चाहिए यही। स्वाति अनाया की बात बीच में रोकते हुए जल्दी से बोली। रंजना जी ने सबको इशारा करा और फोटो निकाल के स्वाति को देते हुए बोली, ये लो, अगर तुम चाहती हो पूरी एल्बम रख लो, और ये फोटो तो है ही तुम्हारा। स्वाति जल्दी से रंजना जी के गले लगते हुए बोली, थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। इतना कह के स्वाति ने वो फोटो अपने पास रख लिया था। अनाया धीरे से बोली, अब एक काम करते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं, अनय हमारा वेट कर रहा है। अनाया की बात पे स्वाति अपने रूम में चली गई थी। थोड़ी देर बाद स्वाति जब वापस आई तो उसने काफी स्टाइलिश सी ड्रेस पहनी हुई थी। अनाया प्यार से बोली, अब लग रही हो ना एकदम क्वीन। अनाया की बात के रंजना जी ने सबसे पहले स्वाति की नजर उतारी और उसको गले लगाते हुए बोली, ध्यान से जाना ओक। स्वाति ने सर हिलाया और दोनों बाहर निकल गई थी। बाहर अनय पहले से ही उनका वेट कर रहा था। अनय स्वाति को देख के धीरे से बोली, लुकिंग सो हॉट। अनय की बात पे स्वाति ने बस सर हिला दिया था। वहीं अनय अपने साइड का गेट खोलते हुए बोला, सिट हियर स्वाति, आज मैं तुम्हें पूरा लंदन घुमाऊंगा। स्वाति धीरे से बोली, नहीं मैं पीछे कंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ। अनाया बैठ जाएगी। स्वाति की बात के अनाया जल्दी से बोली, नहीं नहीं तुम बैठो यहाँ, मैं पीछे ठीक हूँ, चलो जल्दी से। अनाया की जबरदस्ती पे स्वाति ना चाहते हुए भी अनय के बराबर में बैठ गई थी। स्वाति को आशुतोष याद आ गया था। आशुतोष उसको अपनी गोद में बैठाता था और वो पूरे रास्ते आशुतोष का दिमाग खाती थी, लेकिन यहाँ उसका बोलने का भी मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अनय स्वाति को देखते हुए प्यार से बोला, सिट बेल्ट। अनय की बात पे स्वाति धीरे से बोली, अच्छा वेट। स्वाति ने जल्दी से हड़बड़ा में वो बेल्ट लगानी चाहिए, लेकिन इससे वो बेल्ट लगी ही नहीं। अनय धीरे से बोला, मैं हेल्प करूं?
अनय की बात पे स्वाति ने सर हिला दिया तो अनय धीरे से उसके साइड से जाके बेल्ट लगाने लगा था। स्वाति को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वहीं स्वाति की करीबी अनय को पागल सा कर रही थी। स्वाति के जिस्म की खुशबू अनय को अपनी ओर खींच रही थी। अनय को स्वाति की गोरी गर्दन इतनी खूबसूरत लग रही थी। अनय के होंठ स्वाति को चूमने को बेकरार थे। स्वाति की सांसें गहरी गहरी चलने लगी थी। स्वाति की नजरें नीचे झुकी थी। वहीं अनाया बड़े ही प्यार से दोनों को देख रही थी। लेकिन कोई और भी था जिसकी आंखों में इस वक्त बेइंतहा नफरत थी। इस वक्त उस शख्स की आंखों के सामने और कोई होता थी वो उसको जला के राख कर देता। अभी अनय बेल्ट लगा ही रहा था जब उनकी गाड़ी को और एक जोरदार धक्का लगा था। अनय जल्दी से सामने की तरफ गिर गया था। स्वाति भी डर गई थी। अनय गुस्से से बोला, कौन है जिसको दिन में भी दिखाई नहीं देता? अनय ने गुस्से से बाहर झांका तो सिंघानिया मेंशन के अंदर एक और गाड़ी खड़ी थी जो कि शायद किसी सर्वेंट की थी। अनय गुस्से से जैसे ही गाड़ी से उतरा तभी स्वाति उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रहने दो, गलती से हुआ होगा। अनय ने स्वाति के हाथों को देखा जो उसके ऊपर रखा था। स्वाति का खूबसूरत हाथ अनय के हाथ पे रखा था और दूर खड़े इंसान की आंखों में नफरत बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद उस इंसान के साइड में एक उसकी उम्र का लड़का धीरे से बोली, कियान कब तक खुद को उससे छिपाओगे? अब वो वापस आ चुकी है, तुम्हें इस पल का इंतजार था ना? तुम चाहते थे ना वो वापस आ जाए, तो जाओ, आ गई, उसको अपना बना लो। खुद को कब तक इस आग में जलाओगे? वो लड़की अब अपने घर आ चुकी है और तुम्हें भी रंजना सिंघानिया से बात करनी चाहिए, इसमें उनकी गलती नहीं। कियान गुस्से से उस लड़के को देखते हुए बोला, रंजना सिंघानिया की गलती नहीं? हाँ, एक बार भी रंजना सिंघानिया ने मुझे और मेरे परिवार को ढूंढने की कोशिश की। एक बार भी जिन्होंने भी हमारे साथ ये खेल खेला उसकी तो लाश भी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी सजा सिंघानिया परिवार भी झेलेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और स्वाति सिंघानिया, दूसरा लड़का जल्दी से बोला, प्लीज कियान, तुम जानते हो ना वो कितनी छोटी थी, वो खुद बेचारी कैद रही है, उसकी क्या गलती? लड़के की बात पे कियान सामने इशारा करके बोला, उसकी गलती क्या है? कियान उस लड़के की नजरें सामने करते हुए बोली, उसकी गलती वो है। लड़के ने सामने देखा तो स्वाति का हाथ अनय के हाथ पे रखा था। कियान मुस्कुराते हुए बोला, स्वाति सिंघानिया, तुम पे भी यकीन करा था, लेकिन क्या किया तुमने? तुम अपने कियान को भूल गई, किसी और के करीब आ गई। एक नहीं दो लड़कों के साथ तुम दो लोगों को खुद को सौंप दिया, इसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। स्वाति सिंघानिया, तैयार रहो। कियान ने दूर जाती गाड़ी को देखा जो कि सिंघानिया मेंशन के गेट से निकल चुकी थी और साइड वाले घर से कियान जलती आंखों से उस गाड़ी को देख रहा था। न्यू जयपुर, सिंघानिया पैलेस। अरिमा अपने पापा के कार्ड को देख रही थी और उसके चेहरे पे गुस्से की लकीरें थी। अरिमा गुस्से से चीखी, क्या है यह मॉम? आप क्या चाहती हैं? हम उस मनहूस के पास जाके उसके पैरों में गिर के माफी मांगे? हम उस घटिया औरत के पास जाए जिसने अपनी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी हमें नहीं दी? मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या पागलपन है। देखिए मॉम, आपको जाना है आप शौक से जाए, लेकिन मैं एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, मुझे वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीमा गुस्से से अरिमा को घूरते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे हमारे हाथ सोने की मुर्गी फिर से लगने वाली है। थोड़े से आंसू बहा के अगर हमें फिर से हमारी प्रॉपर्टी मिल जाए तो क्या बुराई है? मैंने जो सोचा है वहां तक कोई नहीं जा सकता। बस एक बात याद रख, जैसा मैं कहती जाऊं वैसा करती जा। ये कार्ड है, इसमें जितने भी पैसे हैं सबकी शॉपिंग होनी चाहिए और सबके लिए एक से बढ़ के एक ड्रेसेज और ज्वेलरी आनी चाहिए, कहीं से भी नहीं लगना चाहिए। हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम ये खर्चा करेंगे, उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी। अरिमा जल्दी से बोली, ऐसा क्या सोचा है मॉम आपने? सीमा आराम से बोली, वो तो तुम्हें लंदन जाके पता चलेगा, अभी तुम्हें जो कहा वो करो। तुम्हारे पापा ने कल परसों की ही टिकट कराई है। सीमा की बात पे अरिमा चली गई थी और सीमा के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। रिवाज बाहर से आते हुए बोला, क्या प्लेन है तुम्हारा? मैंने मना किया था ना। देखो सीमा, अभी भी सब हमारे हाथ में है और हम सबको अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अब कुछ भी करा कोई हमें माफ नहीं करेगा। और मॉम, मुझे नहीं लगता वो इस बार भी हमें माफ करेगी, और अगर तुमने कुछ और करा फिर? सीमा गुस्से से बोली, बकवास बंद करो तुम। रिवाज, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अरे हम उनसे माफी मांगेंगे तो क्या वो हमें हमारी प्रॉपर्टी दे देंगे? रिवाज गुस्से से बोला, कैसी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? बताओ मुझे, हम अपना पैसा उड़ा चुके हैं। सीमा, अब हम उनसे उनका पैसा मांग रहे हैं। देखो सीमा, हमने बहुत गलत किया है और अब उस गलती को सुधारने का मौका मिला है, तो क्यों ये सब? सीमा हंसते हुए बोली, वाह रिवाज, तुम तो इतनी जल्दी भूल गए।
तुम्हारी बेटी उस मनहूस की वजह से मारी गई और अब तुम चाहते हो हम उससे माफी मांगे। ठीक है, मांग लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं अपनी चाल चलूंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। सीमा की बात पे रिवाज गुस्से से बोला, ठीक है, जो करना है करो, जैसा करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अगर तुम पकड़ी गई तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। रिवाज जी की बात पे सीमा आराम से बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। रिवाज गुस्से से चला गया था, लेकिन सीमा के चेहरे पे सिर्फ मुस्कान थी। सीमा कुछ सोचते हुए बोली, स्वाति, तूने जो भी मेरे साथ किया है, मेरी बेटी के साथ किया है, तेरा जीना हराम कर दूंगी और तुझे वहां से धचके मार के निकलवाऊंगी। तेरी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी और तेरी हर चीज मेरी अरिमा की होगी, बस तू मेरे आने का इंतजार कर। सीमा जोर से हंसने लगी थी। चैप्टर 79 कियान की पजेसिवनेस। स्काई आइलैंड। आर्या मेन हॉल में बैठी थी और तारा उसको फ्रूट्स काट के दे रही थी। आर्या तारा को देखते हुए धीरे से बोली, तुम्हें स्वाति की याद नहीं आ रही? तारा धीरे से सर झुका के बोली, ऐसा हो सकता है उनकी याद ना आए। अब तो मैम अपने लोगों को पास होगी, वैसे ये उनके लिए अच्छा है ना, कब से अपने परिवार से दूर थी। प्रेसिडेंट ने उनके अच्छे के लिए सोच समझकर फैसला लिया है। तारा की बात पे आर्या धीरे से बोली, हाँ सही है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसके दिल के साथ भी खिलवाड़ किया है। वो सच में उनसे प्यार करने लगी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसके प्यार का मजाक बना दिया और ऊपर से उस चुड़ैल को यहाँ लाके बैठा दिया। तारा कुछ सोचते हुए बोली, उसका इलाज भी है मेरे पास। उस चुड़ैल को हम इतना टॉर्चर करेंगे वो खुद यहाँ से भाग जाएगी। आर्या की बात पे तारा जल्दी से बोली, अच्छा कैसे? आर्या की बात पे तारा कुछ सोचते हुए बोली, वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तारा की बात पे आर्या मुस्कुरा के रह गई थी। आर्या अपने रूम में चली गई थी और तारा डाइनिंग टेबल पे प्लेट अरेंज कर रही थी जब उसके कानों में रूहेल की आवाज पड़ी। तारा ने पीछे देखा तो रूहेल की आंखें हल्की हल्की लाल थी और वो तारा के ठीक पीछे खड़ा था। तारा जल्दी से बोली, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना सर? तारा की बात पे रूहेल बस उसकी आंखों में देख रहा था। तारा समझ गई थी जरूर रूहेल को चढ़ चुकी है, क्योंकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तारा रूहेल को संभालते हुए बोली, सर क्या हुआ आपको? बताए, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? अच्छा ये लीजिए पानी। तारा पानी का ग्लास उठाते हुए बोली तो रूहेल ने एक ही सांस में सारा पानी खत्म कर दिया था। रूहेल तारा की कमर को अपने हाथों से पकड़ के उसकी कमर पे अपना सर रखते हुए धीरे से बोला, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मेरे पास रहो, मैं नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। आई लव यू। रूहेल लाल आंखों से बोला तो तारा को अपने अंदर अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी थी। तारा की पतली सी कमर रूहेल के हाथों में थी, उसका सर भी तारा की कमर पे रखा हुआ था। तारा को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या था। क्या ये सब उसने तारा से बोला था? क्या वो भी तारा से प्यार करता था? तारा के अंदर एक खुशी सी दौड़ गई थी। तभी रूहेल चेयर से उठ के तारा के चेहरे को पकड़ते हुए धीरे से बोला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? रूहेल की बात पे तारा ने सर हिला दिया था। रूहेल ने आगे बढ़ के तारा के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और उसके होंठों को बुरी तरह काटने लगा। अचानक से स्वाति की सांसें रुक गई थी। रूहेल उसके कितना करीब था। रूहेल ने उसको किस किया था। तारा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, रूहेल की किस और ज्यादा इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर बाद रूहेल ने तारा के होंठों को धीरे से छोड़ दिया और उसको गोद में उठा के अपने कमरे में ले गया। तारा के लिए ये सब नया था। क्या सच में सपने ऐसे भी पूरे होते हैं? क्या सच में प्यार ऐसे भी मिलते हैं? जिससे तारा ने प्यार किया था आज वो भी उससे प्यार करने लगा था। तारा ने रूहेल के कंधे पे अपना सर रख लिया था। रूहेल ने तारा को अपने बेड पे लेटाया और अपना सर उसके सीने पे रख लिया। रूहेल के हाथ तारा की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। थोड़ी देर बाद रूहेल की गहरी सांसें तारा के सीने पे पड़ रही थी, मतलब वो सो चुका था। तारा ने गहरी सांस ली और जैसे ही उठने को हुई रूहेल उसकी कमर को पकड़ के धीरे से बोला, मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने कहा था ना मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। रूहेल की बात पे तारा वहीं बैठ गई थी और उसने भी रूहेल के सर को सहलाना शुरू कर दिया था। लंदन। स्वाति और अनाया दोनों ही बहुत बड़े मॉल में खड़ी थी। अनय भी उनके साथ था। अनय स्वाति को देखते हुए धीरे से बोला, स्वाति आज तुम यहाँ से, अगर तुम्हें ये पूरा मॉल भी चाहिए वो भी मेरी तरफ से होगा। आज मेरी तरफ से तुम्हें ये छोटा सा गिफ्ट। अनाया तुम स्वाति को शॉपिंग को कराओ, बाद में मुझे बता देना, फिर मैं पेमेंट कर दूंगा। अनय की बात पे स्वाति धीरे से बोली, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए सच्ची में। अनाया तुम जानती हो ना, इतनी सारी शॉपिंग तुमने मेरे लिए करी थी और फिर मैं वहां से अपने साथ इतने सारे ड्रेसेज लेके आई हूं और अब तुम फिर से मुझे कह रही हो शॉपिंग के लिए।
स्वाति की बात के अनाया प्यार से बोली, आई नो स्वाति, लेकिन अनय इतने प्यार से बोल रहा है, कुछ ले लो अपने लिए। अच्छा एक काम करो, दादी कह रही थी तुम्हारे आने की खुशी में कल पार्टी रखेगी, तो उसके लिए तुम अपने लिए ड्रेसेज देख लो कोई स्पेशल सी। अनाया की बात पे स्वाति मासूमियत से बोली, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी ड्रेसेज हैं ना। स्वाति की बात पे अनय जल्दी से बोला, स्वाति तुम सिंघानिया फैमिली की क्वीन हो और उसके लिए तुम्हारी ड्रेसेज भी स्पेशल होनी चाहिए। वो देखो वहाँ वो सेक्शन लग्जरी सेक्शन है, वहां से तुम अपने लिए एक गाउन, सैंडल और ज्वेलरी ले लो। अनाया तुम्हारी हेल्प करेगी। स्वाति ने अनय की बात पे उस डायरेक्शन में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक से बढ़ के एक गाउन थे और हर गाउन की कीमत बहुत ज्यादा थी। स्वाति जल्दी से बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए इतना सब प्लीज अनय। स्वाति धीरे से बोली तो अनय के कानों में जैसे किसी ने रस घोल दिया, क्योंकि पहली बार स्वाति ने अनय का नाम लिया था। अनय धीरे से बोला, गिफ्ट को मना नहीं करते स्वाति प्लीज। अनय स्वाति के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला तो उसका हाथ स्वाति के सॉफ्ट से शोल्डर से नीचे खिसक गया था। स्वाति के अंदर सिहरन दौड़ गई थी। अनय जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला। अनय की बात पे स्वाति धीरे से बोली, इट्स ओके कोई बात नहीं। अनाया दोनों को देख के गुस्से से बोली, अरे यार कितनी फॉर्मेलिटी करते हो दोनों, चलो स्वाति ये कंजूस तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, वरना ये किसी को कुछ नहीं देता। अनाया ये कह के स्वाति को अपने साथ ले गई थी। अनय अपने उस हाथ को देख रहा था जिससे उसने स्वाति को छुआ था। अनय ने अपना हाथ अपने होंठों से लगा लिया था, उसको स्वाति से फिजिकल अट्रैक्शन होने लगा था। उसके अंदर स्वाति को देख के बदलाव आने लगे थे, उसके दिल में स्वाति के लिए जज्बात जागने लगे थे। वहीं किसी और की आंखों में ये सब देख के अलग सी आग जल रही थी, और ये कोई और नहीं कियान था। कियान के हाथों में इस वक्त जो ग्लास था वो टूट के उसके हाथों में चुभ चुका था। उसके दिमाग में बार बार अनय का स्वाति को छूना याद आ रहा था। कियान ने अपना चेहरा मास्क से कवर करा और अपने हाथ में टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा लेके अनय के साइड से गुस्से से जाने लगा, और फिर अगले ही पल अनय की जोरदार चीख सबके कानों में पड़ी थी। अनय के हाथ से बहुत ज्यादा खून आ रहा था, लेकिन कियान वहां से गायब हो चुका था। अनाया और स्वाति दोनों अनय से दूर थी, इसलिए दोनों को उसकी आवाज नहीं आई थी, लेकिन अनय के आसपास जो लोग थे उन्होंने अनय की आवाज साफ सुनी थी। अनय के हाथ का खून देख के सब लोग जल्दी से उसकी मदद के लिए आ गए थे, और कुछ लोग उसको ड्रेसिंग कराने ले गए थे। किसी ने नहीं देखा था आखिर अनय के हाथ में चोट कैसे लगी। वहीं कियान मुस्कुरा के उस खून को देख रहा था जो अनय के हाथों से निकला था। कियान हंसते हुए बोला, जो भी उसके करीब आएगा उसका हाल इससे भी बुरा होगा, सबको खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। स्वाति सिंघानिया, कैसे तुमने खुद को किसी और को छूने दिया? तुम्हारे जिस्म की हर एक चीज पे मेरा हक है, सिर्फ मेरा, और तुम वो हक किसी को नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे करीब होने वाला भी मेरी दरिंदगी झेलेगा। कियान गुस्से से स्वाति को देख रहा था जो गाउन देख रही थी। न्यू जयपुर, सिंघानिया पैलेस। सब लोग सीमा के कमरे में थे और अरिमा सबको अपने लाए कपड़े दिखा रही थी। अरिमा उन कपड़ों को देखते हुए बोली, मॉम आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये सब ड्रेसेज लाखों की हैं, वो लोग हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट कब से हो गए? आपने डेढ़ के सारे पैसे इसमें खर्च कर दिए। मॉम, सीमा अरिमा को देखते हुए गुस्से से बोली, जब तेरे अंदर मेरे जितना दिमाग आ जाए ना तब बात करना, क्योंकि तुझ जैसी बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखी। अरे करोड़ों लेने हैं तो लाखों लुटाने भी पड़ेंगे ना, पहले लाखों देंगे और करोड़ों में लेंगे। ये कपड़े ही हमारी जीत की पहली सीढ़ी है, तू बस देखती जा कैसे रंजना सिंघानिया से उसका सब छीनती हूँ। बहुत खुशी है ना उसको अपनी इकलौती पोती को रानी बनाने का, अब वहाँ की रानी मेरी बेटी बनेगी, और सबसे बड़ी बात मुझे मेरी रायमा का बदला भी लेना है उस मनहूस से। सीमा की बात पे अरिमा जल्दी से बोली, मॉम उसने सब बताया होगा हम उसके साथ क्या करते थी, आपको लगता है वो हमें माफ कर देंगे? खासकर दादी तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने कहा था दादी पहले से आपसे नफरत करती है। अरिमा की बात के सीमा अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ के बोली, ये आंसू मेरे, ये आंसू मुझे उस घर में जगह दिलाएंगे, तू बस देखती जा। अरे तेरी माँ एक्टिंग में अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ देती है, रंजना सिंघानिया तो मेरे सामने झुक के रहेगी। सीमा की बात पे अरिमा मुस्कुरा के बोली, वाह मॉम क्या दिमाग है आपका। अरिमा की बात पे दोनों माँ बेटी खुश हो गई थी। लंदन,
स्वाति और अनाया को काफी मेहनत के बाद एक गाउन पसंद आया था जो लाइट पिंक था। अनाया जल्दी से बोली, ये देखो, ये सबसे प्यारा है और तुम पे अच्छा भी लगेगा, तुम जाओ जल्दी से ट्राई करके आओ, फिर मैं अनय को भी बुलाती हूँ। अनाया की बात पे स्वाति हकलाते हुए बोली, नहीं अनाया, जरूरी थोड़ी है मैं ये पहन के देखूं, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, पहन लूंगी मैं। स्वाति की बात के अनाया अपने सर पे हल्का सा मारते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी बोरियत वाली बातें कब से करने लगी, थोड़ा एंजॉय करो, खुश रहो, लड़कियों का मूड शॉपिंग करके एकदम ठीक हो जाता है और तुम हो इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस को भी मना कर रही हो, चलो चुपचाप चेंज करके आओ। स्वाति ना चाहते हुए भी ट्रायल रूम में चली गई थी। वहीं ट्रायल रूम में जाके स्वाति ने वो गाउन पहन लिया था, लेकिन उस गाउन में स्वाति की पूरी कमर दिख रही थी क्योंकि गाउन के पीछे एक छोटी सी जिप थी जो स्वाति से बंद ही नहीं हो रही थी। स्वाति ने अपना फोन देखा तो वो बाहर ही भूल आई थी। स्वाति ने गहरी सांस लेके फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी क्योंकि अब वो ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी। स्वाति अभी कुछ सोच ही रही थी जब उसकी कमर पे किसी की ठंडी उंगलियां चलने लगी थी। चैप्टर 80 एरन के दिमाग में चैप्टर अल क्या रहा है। स्काई आइलैंड। अगली सुबह तारा की आंख खुली तो वो रूहेल की बाहों में थी। तारा के चेहरे पे शर्म की लाली बिखर गई थी। तारा ने गहरी सांस लेके रूहेल को देखा जिसकी लंबी पतली नाक इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। तारा ने जैसे ही अपने हाथ से उसकी छूना चाहा, अचानक ही रूहेल की आंख खुल गई थी। रूहेल गुस्से से बोला, तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो। रूहेल की बात पे तारा डरते हुए बोली, सर वो मैं आप मुझे यहाँ लेके आए थे, रात आपने कहा था आप मुझे नहीं। बंद करो अपनी बकवास। रूहेल गुस्से से चीखा, तुम लड़कियां होती ही घटिया हो, किसी को भी झूठी कहानी बनाकर उसको अपने आगे पीछे नचाना कोई तुमसे सीखे। रूहेल की बात पे तारा गुस्से से बोली, सर मेरी इतनी हैसियत नहीं है आपके लाए बिना यहाँ आ जाऊं, आप समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है, आप लेके आए थे और अब ये सब बातें आपने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया था, क्या वो भी झूठ था। तारा की बात पे रूहेल हंसते हुए बोला, रियली ओह आई सी, तभी तुम मेरे बेड तक आ गई और तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, तुमसे कैसा प्यार करूंगा मैं। रूहेल के चीखने से तारा डरते हुए उसके बेड से उतर गई थी। उसको रूहेल से डर लग रहा था। रूहेल गुस्से से तारा को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट, और मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, इसलिए मेरे कुछ भी कहने पे एक बार खुद को देख लेना। रूहेल की बात पे तारा ने अपनी आंखों में आए आंसू को पीछे धकेला और जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। तारा के जाते ही रूहेल अपने सर को पकड़ते हुए बोल, क्यों तुम मुझे छोड़ के गई, आखिर क्या गलती थी मेरी। रूहेल की आंखें लाल हो गई थी। लंदन। स्वाति को अपनी कमर पे किसी की ठंडी ठंडी उंगलियां महसूस हुई थी। स्वाति की पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई थी। स्वाति गहरी सांस लेकर जैसे ही पलटने को हुई, अचानक ही किसी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी थी। कोई अलग सी आवाज, ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। वो आदमी जो भी था उसके करीब होने से स्वाति को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी वो आदमी स्वाति के कान को अपने होठों से छूते हुए प्यार से बोला, अगर तुम जरा भी हिली तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। उस लड़की की बात पे स्वाति कपकपाती आवाज से बोली, कौन हो तुम। लेकिन उससे पहले वो आदमी स्वाति की जिप लगा चुका था। इससे पहले स्वाति कुछ समझ पाती, उस आदमी ने आगे बढ़ के स्वाति की कमर पे अपने ठंडे होंठ रख दिए थे। स्वाति के बदन में सिहरन दौड़ गई थी। स्वाति जैसे ही उस आदमी की तरफ पलटी, अचानक ही लाइट जल गई थी और उस रूम में कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। स्वाति के चेहरे पे पसीने की बूंदें थी, उसकी सांसें उसकी कंट्रोल में नहीं थी। स्वाति जल्दी से अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये सब मेरी सोच थी, लेकिन मुझे ये सब फील हुआ नहीं, यहाँ कोई तो था। स्वाति जल्दी से वो गाउन संभाल के बाहर आ गई थी। बाहर अनाया किसी से बात कर रही थी। अनाया जल्दी से स्वाति को देख के प्यार से बोली, क्या हुआ। ओहो, तुमने पहन भी लिया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सच में मानती हो ना अपनी बहन की पसंद को। अनाया बोली ही चली जा रही थी जब स्वाति उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, अनाया रूम में कोई था। स्वाति की बात पे अनाया जल्दी से बोली, कहाँ। ट्रायल रूम में। स्वाति ने धीरे से सर हिला दिया। तभी अनाया जल्दी से बोली, स्वाति मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ, ना तो मैंने यहाँ किसी को आते देखा ना जाते हुए। आई थिंक तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा, जरूर, तुम टेंशन मत लो। ये बताओ ये गाउन तुम्हें कैसा लगा। स्वाति ने उस गाउन को देखा और फीकी सी हंसी से सर हिला दिया। अनाया प्यार से बोली, स्वाति आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, ये ड्रेस तुम्हें पसंद है, मैं इसके लिए बोल देती हूँ, बाकी ज्वेलरी और बाकी चीजें मैंने पसंद कर ली हैं, घर चलते हैं। अनाया की बात पे स्वाति ने सर हिलाया और थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आ गई। अनाया ने अनय को कॉल कर दिया था। अनय धीरे से बोला, अरे
तुम्हारी शॉपिंग इतनी जल्दी हो गई स्वाति से पहले अनाया प्यार से बोली। हाँ, आज स्वाति की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बस हमने सोचा गाउन तो हमने डिसाइड कर ही लिया। अनाया की बात पे अनय ने सर हिलाया तो अनाया की नजर अनय के हाथ पे पड़ी। स्वाति जल्दी से बोली, कितनी चोट लगी है तुम्हें अनय? तुम ठीक हो ना? स्वाति को फिक्र करते देख अनय के अंदर ढेरों सुकून उतर गया था। अनय धीरे से बोला, बस पता नहीं कैसे चोट लग गई। अनय की बात पे अनाया हैरानी से बोली, कैसे लग गई, क्या मतलब है? अरे किसी वजह से ही लगी है ना, कैसे लग गई बताओ मुझे। अनाया को फिक्र करते देख अनय आराम से बोला, यार अनाया इतनी चोट नहीं लगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा चलो हम घर चले। स्वाति अनय का हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से बोली, आई एम रियली सॉरी अनय, अगर आज तुम मेरी वजह से यहाँ ना आते ये चोट भी ना लगती, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। स्वाति की बात पे अनय सर हिलाते हुए बोला, मैंने ड्रेसिंग करा ली है स्वाति, चलो अब घर चलते हैं। दोनों अनय के साथ मॉल से बाहर आ गई थी, लेकिन किसी की नज़र बराबर दोनों पे बनी हुई थी। वहीं अनय ड्राइव करते हुए प्यार से बोला, अनाया मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम दोनों ने इतनी जल्दी कैसे शॉपिंग कर ली? क्योंकि जहां तक मुझे याद है लड़कियां तो काफी देर में शॉपिंग करती हैं। अनय की बात पे अनाया चिढ़ते हुए बोली, ओह तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है लड़कियों का। अनाया की बात पे अनय ने बुरा सा मुंह बना के उसको देखा था, लेकिन अनय बात बदलते हुए बोला, स्वाति लंच कहाँ करेंगे? वैसे तुम्हें लंदन के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कराऊंगा, यहाँ की डिश काफी फेमस है बहुत ज्यादा। अनय की बात पे स्वाति जल्दी से बोली, अनय मुझे अब घर जाना है, मैं थक गई हूँ, मुझे ज्यादा घूमने फिरने की आदत नहीं, प्लीज घर चलें। और बुआ के हाथ के खाने से अच्छा दुनिया के किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं, घर चलते हैं। स्वाति की बात के अनय ने सर हिला दिया और गाड़ी सिंघानिया मेंशन की तरफ मोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति के अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। जितनी समझ उसको थी अब उसको साफ पता चल रहा था, वो आशुतोष के प्यार में अंधी हो चुकी थी। आशुतोष ने उसके जाने के बाद एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा था। जो इंसान हर वक्त हर पल उसके साथ रहता था, जो उसके कहीं जाने पे परेशान हो जाया करता था, उसने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा था। स्वाति को खुद पे गुस्सा आ रहा था, कैसे इंसान से प्यार किया उसने, कितना बुरा था। आशुतोष स्वाति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब अनय ने सही कहा था, स्वाति के दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था, जितना वो सोचती उसका गुस्सा इतना ही बढ़ रहा था। स्वाति अपनी सोच में थी जब अनय उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, हम आ गए। स्वाति ने आसपास देखा तो वो सिंघानिया मेंशन में थी। स्वाति ने मुस्कुरा के अनय को देखा और सीधी मेंशन के अंदर चली गई। अंदर सब लोग बैठे हुए थे। रंजना जी जल्दी से स्वाति को देख के प्यार से बोली, अरे इतनी जल्दी आ गए आप लोग, क्या क्या पसंद किया स्वाति आपने? स्वाति रंजना जी के पास बैठते हुए प्यार से बोली, दादी मैंने एक गाउन लिया है, लेकिन वो थोड़ी देर में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। स्वाति की बात पे रंजना जी ने सर हिलाया तो स्वाति मुस्कुरा के बोली, दादी मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, पता नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है। स्वाति की बात पे रंजना जी प्यार से बोली, बिल्कुल बेटा जाओ। रंजना जी के कहने पे स्वाति अपने रूम में चली गई थी। अनय अपने ऑफिस में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अनाया रंजना जी के पास बैठ के पानी पी रही थी। जब रंजना जी धीरे से बोली, क्या हुआ अनाया, उसको कुछ पसंद आया तुम्हारे साथ घुली मिली वो? रंजना जी की बात पे अनाया धीरे से बोली, नहीं नानी, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, पता नहीं वो कहाँ खोई खोई रहती है, उसका ध्यान कहीं और रहता है, और आज तो उसको कोई नजर भी आया, पता नहीं वो अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में है, मुझे समझ नहीं आ रहा दादी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अनाया की बात पे रंजना जी प्यार से बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उसको हमें वक्त देना चाहिए, और तुम देखो कहीं ऐसा तो नहीं स्वाति सच में आशुतोष को पसंद करती हो? अगर उनके बीच प्यार का रिश्ता है, हम खुद आशुतोष से बात करेंगे। रंजना जी की बात पे अनाया ने सर हिलाया और वो भी अपने रूम में आ गई। स्काई आइलैंड। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन आशुतोष वापस नहीं आया था। जेनी भी ठीक हो चुकी थी लेकिन वो हैरान थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आशुतोष वार्नर ने उसको जाने को नहीं बोला था, क्योंकि अगर वो चाहता तो उसको बाहर निकाल सकता था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। आशुतोष तो क्या बाकी कोई भी उसको जाने को नहीं बोल रहा था। जेनी मेन हॉल में आ गई थी जब उसकी नज़र तारा पे पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। जेनी तारा को देख के गुस्से से बोली, लड़की बताओ तुम्हारे प्रेसिडेंट कहाँ है? जेनी की बात पे तारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। जेनी इससे पहले कुछ और कहती आर्यन बाहर से आते हुए जल्दी से बोला, हम सबको यहाँ से अभी निकलना होगा। तारा हैरानी से बोली, क्या क्यों?
क्या बोल रहे हैं सर? आर्यन की बात पे जेनी भी हैरान थी। आशुतोष वॉर्नर के दिमाग में चल क्या रहा था? आर्यन की बात पे सब लोग बाहर आ गए थे। राघव हैरानी से बोली, क्या हुआ? और क्यों जाएंगे हम यहाँ से? हमारा आइलैंड, हमारी जमीन। आर्यन राघव को घूरते हुए बोला, राघव अभी इन सब का वक्त नहीं है, चलो जल्दी। मैंने गार्ड और सर्वेंट्स को यहाँ से भेज दिया, अब हमारी बारी है। हमारे आइलैंड पे घुसपैठिए घुसने वाले हैं और फिलहाल आशुतोष भी यहाँ नहीं है और सब कुछ संभालने के लिए हम लोग कम हैं। हमें अभी लंदन के लिए निकलना होगा, हमारा शिप बाहर ही है। आर्यन की बात फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ भी सवाल जवाब करने का वक्त नहीं था, इसलिए सब लोग आर्यन की बात पे अपने अपने रूम में चले गए थे। आर्यन ने जेनी को देखा जो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। आर्यन का मन था जेनी को उठा के समंदर में फेंक दे, लेकिन आशुतोष ने उसको ऑर्डर दिए थे जेनी को अपने साथ लेके आना है। लेकिन फिर भी आर्यन ने एक आखिरी कोशिश करी थी जेनी को समझाने की। आर्यन धीरे से बोला, देखो वैसे तो तुम चल सकती हो हमारे साथ, क्योंकि जब तक तुम इस आइलैंड पे हो तुम हमारी जिम्मेदारी हो, लेकिन फिर भी एक बात अच्छे से समझ लो, हमारा काम ही खतरों से खेलना है। क्या पता रास्ते में ही कोई हमला कर दे, तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। आर्यन की बात पे जेनी बाहर जाते हुए बोली, मैं शिप पे इंतजार कर रही हूँ, जब मेरे आशुतोष ने कहा है तो मैं जाऊंगी। जेनी की बात पे आर्यन ने गुस्से से उसको देखा था। आर्यन भी नहीं जानता था आखिर आशुतोष ने ये फैसला क्यों लिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है अगर ऐसा कुछ होता आशुतोष आने आइलैंड पे एक आंच भी नहीं आने देता। वो ये तो जानता था ये सब झूठ है, लेकिन ये झूठ किस लिए है ये आर्यन समझ नहीं पा रहा था। कहीं स्वाति की वजह से आर्यन के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।